बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसा कि आप सबकी फरमाइश पे, जैसे आप लोगों ने बोला था, मोस्टली लोगों की डिमांड थी कि आज इसकी लास्ट एपिसोड दूँ, जाना तुझे जब जाना की, और कल कोई और नावल रीड करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब कि मंथ के लास्ट 3 डेज़ अब सोने जान की एपिसोड आए रूटीनली, ठीक है। तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। तो आज मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ जाना तुझे जाना, रिटन बाय नीरव रियासत की लास्ट एपिसोड के साथ। वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। वो सुबह 6 बजे ही घर से निकला है। आज चूँकि पप्पू की बारात थी, बाकी अफराद इधर जा रहे थे। सिर्फ वही फंक्शन से गैर हाजिर होने वाला था। वजह अदालत में बशारत हुसैन की पेशी थी। सर, आपको एहतियात बरतनी होगी, हमारे अमले के बहुत से लोग खरीदे जा चुके हैं। कल रात जेल से बशारत हुसैन को भगाने की कोशिश की गई थी। किस वक्त की बात है सर? यही कोई सुबह के 2-2:30 बजे के करीब। मेरे घर पे भी इसी वक्त लोग आए थे। सर, पैसा फेंक कर वारदातिये खरीदे जा रहे हैं। मेरे लिए भी तबादले का ऑर्डर जारी किया जा चुका है और आपकी जगह जिस एसपी ने चार्ज संभाला, इसने आते सरकारी नुमाइंदों की चमचागिरी करते हुए पुलिस इनकाउंटर में 2 जवान लड़कों की मौत की नींद सुला दी है। इसको इन लड़कों से क्या तकलीफ हुई थी? तकलीफ क्या होनी है सर? मिनिस्टर साहब की भांजी के इनमें से एक लड़के के साथ ताल्लुकात थे। वो लोग अपनी लड़की को समझाने में नाकाम हुए। जब देखा कि काम हाथ से निकलता जा रहा है, दूसरी पार्टी ने मिनिस्टर की मदद ली। मिनिस्टर की एक फ़ोन कॉल ने इसके चमचे से कहकर सारा काम लड़की के घर वालों की मर्जी के ऐन मुताबिक कर दिया। बाद में अखबार और मीडिया पर यह खबर चलाई है कि वो दोनों हादसाती तौर पर किसी और के साथ होते वाले पुलिस मुकाबले में गोली लगने से मारे गए। सर, वुरसा ने लाशें थाने के बाहर रखकर एहतजाज भी किया, पर सर, करप्ट लोगों के माशरे में इंतशार और बेशकुनी फैलानी तो आती है, मगर आवाम के दुख का मदावा किसी के पास नहीं है। असद साहब, इन्हीं बातों की वजह से तो लोगों को पुलिस पर एतमाद नहीं है। 2 नंबर और मफाद परस्त अफराद ने इस सरकारी अदारे को बदनाम कर रखा है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। नए एसपी का नाम क्या है? सर, मुश्ताक सिकंदर नाम है इसका। असद साहब, अगर इनके पीछे लोग मौजूद है तो हम भी कोई यतीम नहीं है। हमारे ताल्लुकात भी ऐसे इंसाफ पसंद और बाइख्तियार लोगों से हैं जो काली आंधी की तरह रातों रात इन लोगों को ठिकाने लगा जाए। मगर हम तो चाह रहे हैं कि कोई मसले तो हमें राह निकले। जुल्म का निज़ाम बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। जी सर, मेरा ख्याल है कि बशारत हुसैन को अदालत लेके जाने वाली गाड़ी बाहर आ रही है। चलें, अब गाड़ी आगे रखिएगा, मैं पीछे आ रहा हूँ। जैसे जेल की हदूद से गाड़ियाँ निकलकर अदालत जाने वाली सड़क को पलटी, इसके साथ जाने के लिए सिविल कपड़े में बहुत से हलकार मौजूद थे, जो सबके सब ताशफैन की टीम की मदद के लिए मंगवाए गए थे। ताशफैन की गाड़ी सबसे पीछे थी। इसके बराबर एक जवान बैठा हुआ था। दोनों असला बरदार थे। आधे रास्ते में थे जब सारी गाड़ियाँ एकदम रुक गई। असद ने ताशफैन को वायरलेस किया। सर, लगता है यहाँ काफ़ी देर लगेगी, राह बंद है। क्यों, क्या रुकावट है? सर, बजरी का ट्रक बीच सड़क के उल्टा हुआ है। तो पुलिस ने इस रास्ते का इंतखाब करने से पहले ये मालूमात क्यों नहीं ली थी? सर, हो सकता है मिस कर गई हो। नहीं असद साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये रुकावट जानबूझकर खड़ी की गई हो ताकि अदालती वक्त निकाला जा सके, इन लोगों को मजीद कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए और ये जज वगैरह को खरीद सकें। अभी देखते हैं ये यहाँ से निकलने के लिए किसी और रूट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अगले 10 मिनट तक वो बड़े तहम्मुल से गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करता रहा। जब आगे मौजूद गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी रही, सिक्योरिटी वाले बाहर निकलकर वहाँ चल फिर रहे थे। ताशफैन ने घड़ी पर नज़र डाली और वायरलेस उठाया। असद साहब, मुझे नहीं लगता ये लोग अदालत जाने का प्रोग्राम रखते हैं। 10:15 बजे का अदालती वक्त है और इस वक्त 9:55 हो रहे हैं। आपने मालूम किया कि गाड़ी में बशारत हुसैन के साथ कौन मौजूद है? सर, बशारत हुसैन के भाई ने, जिसको भारी रकम देकर इस सीट के लिए चुना था। आप पीछे हैं, इनको रास्ता हम देते हैं। जैसे असद आता दिखाई दिया, ताशफैन ने अपना P22 6 SIG हॉलिस्टर से निकाला और गाड़ी से निकल आया। दोनों सिविल कपड़ों में थे। टारगेट वाली गाड़ी के करीब पहुंचकर दोनों ने अपने हथियार बुलंद किए। खबरदार कोई बेवकूफ़ी मत दिखाना, 2 सेकंड लगेंगे, दिमाग का गुद्दा निकाल दूंगा। निकलो गाड़ी से। ताशफैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर बैठे ऑन ड्यूटी एसपी को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मुश्ताक सिकंदर अपने पान से लगे होंठों के साथ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा, एक तरफ मुंह करके पान की पीक फेंकी और बोला, ओ हाथ होला रखो बादशाह, बड़े चर्चे सुने थे, आज मुलाकात भी हो ही गई। अपने मामू को बजरी वाला टक दिखाने के साथ लेकर जेल से निकला है? नहीं, तेरे दीदार को निकला था। ताशफैन इसरार, मेरा गिरबान छोड़कर बात करो, क्योंकि मौत को मासी बोलते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं है एक एसपी के साथ इस किस्म का सलूक करने के बाद तुम्हारा क्या हशर होगा? तुम तो पहले बागी मशहूर हो। ज़रा क्या होगा, एक पुलिस इनकाउंटर। ताशफैन फर्स्ट क्लास टिकट कटेगी और तुम सीधे ऊपर। क्या शू निकला है। अगर मैं ऊपर गया ना बेटा तो अकेला नहीं जाऊंगा, तेरे जैसे 8-10 साथ लेकर जाऊंगा। मुश्ताक सिकंदर ने जानबूझकर पीक ताशफैन की जानिब मुंह करके निकाली। पान वाला पानी ताशफैन की शर्ट पर गिरा। ताशफैन ने तासुफ से नफी में गर्दन रहे उल्टे हाथ से रख कर एक चमाट एसपी के पान भरे मुंह पर मारी और पंकारते हुए बोला, गंदा आदमी चाहे जितना भी तमीज़दार नजर आने की कोशिश करे, रहेगा वो गंदे का गंदा ही। ताशफैन ने इसको धक्का देकर एक तरफ फेंका। इस दौरान असद और दूसरे लड़के सबको असला दिखाकर गाड़ी से दूर कर चुके थे।
ताशफिया ने ड्राइविंग सीट संभाली, असद इसके बराबर बैठा, बाकी तो पीछे बशारत हुसैन के साथ बैठ गए। ताशफिया ने गाड़ी लाइन में से निकालकर रोड साइड पर ही बैग का गियर लगाकर फुल स्पीड में पीछे ले गया और आगे आने वाली सबसे पहली गाड़ी गली में डाल दी। मजीद 2 गाड़ियाँ इसके साथ गई थी। मुश्ताक सिकंदर अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया। चेहरे पर दुनिया जहाँ भर की खबासत मौजूद थी। आवाज़ खड़ा हलकार बोला, सर आपने आगे से कोई मज़ाहमत क्यों नहीं की? नज़ीर हुसैन आपको माफ़ नहीं करेगा। नसीर हुसैन ने जो कहा हमने वो कर दिया। ताशफिया ने इस रात ठीक 15 मिनट बाद इसी रास्ते से बशारत हुसैन को इज्जत के साथ जेल छोड़कर जाएगा। प्यारे, ताशफिया ने स्टार की शियारक पर इस वक्त नज़ीर हुसैन का पैर पड़ा हुआ है। वाह इन 2 नंबर लोगों के खबीस दिमाग, वहाँ से जाकर वार करते हैं कि बड़े से बड़ा सूरमा भी अपनी औकात में आ जाए। अब तुम देखते जाओ, ताशफिया ने इसरार के 14 तबक रोशन होने लगे, बिलबिला उठेगा। कमीनगी से हंसते हुए इसने जेब से फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाया। दूसरी जानिब से जवाब मिलते ही बोला, अस्सलाम वालेकुम सरकार जी, कम हो गया ज़ूर, खादम ले यग्गो की हुक्म है। तुम जाकर ताशफिया इसरार पर FIR दर्ज करवाओ। एक पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी करने पर सज़ा ठीक ठाक करवाने के लिए तुम्हारा केस मेरा वकील लड़ेगा। किसी को कहकर मुंह पर मुक्के मरवाकर एक आध दांत टड़वाकर तगड़ा सा मेडिकल बनवाओ। उम्मीद तो यही है FIR से पहले ही मेरे आदमी ताशफिया का काम तमाम कर देंगे। तुमने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि ताशफिया के मरने पर FIR तक ना कट सके। लावारसों वाला हाल हो। सरकार एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए। नज़ीर हुसैन ने बोरियत के अंदाज में कहा, हाँ बोलो। जनाब, बहुत से कमीनों के साथ काम कर चुका हूँ, मगर आप जैसा शातिर दिमाग पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मुश्ताक सिकंदर अपनी हद में रहा करो। बंदे तुम काम के हो, मगर तुम्हारी एक ही खामी है, बकवास हद से ज़्यादा करते हो। अब जो कहा जाकर करो, आज शाम को बंदा तुम्हारी बाकी की रकम दे जाएगा। जी सरकार। फ़ोन बंद हो गया। तुम सब लोग थाने चलो और याद रहे, जिस बंगले का पता तुम लोगों को दिया हुआ वहाँ से कोई फ़ोन आई या मदद के लिए पुकारा जाए, कोई कार्रवाई नहीं होनी है। वहाँ की करीबी चौकी और थाने पे भी सबको बावर करवा देना कि SP मुश्ताक सिकंदर का हुक्म है। अगर हुक्म अदूली की गई, मैं एक एक की चमड़ी उधेड़ कर रख दूँगा। सर जी बाकी सब तो ठीक है जी, पर आज सुबह से पेट खाली है जनाब। पेट भरा हुआ तो इंसान की अक्ल पूरी तरह काम करती है। क्यों खादम, ओए अपना पेट देख और अपनी ज़ुबान के शौक देख। चलो बैठो गाड़ी में, ले चलो किसी टॉप सीरी पाए वाले के पास, और जब रब छप्पड़ फाड़ कर दे रहा हो तो हलक तक ठूंस कर खाबा क्यों ना खाएं। सर जी कह रहे हो। पुलिस की मोबाइल और इसके साथ खड़ी जीप भरकर अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो गई। अभी वो लोग अदालती हाथे में दाखिल हुए थे जब ताशफिया का फ़ोन बज उठा। आगे काफ़ी रश था। मीडिया के नुमाइंदे बशारत हुसैन की हमायत में मुजाहरा करने वाले अफराद। ताशफिया ने ज़ेर लब गाली देते हुए गाड़ी के सामने आने वाले लोगों के लिए कहा, हमारी इमाम ने शायद कसम खा रखी है कि अंधी हरामखोरी में PhD करनी है। सबको इल्म है इस आदमी ने कत्ल किया, वह गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहा, भत्ता खो रहा है, मगर फिर भी इसको हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। हम लोग जैसे यहाँ अपनी ज़िंदगी के कीमती साल झक मारने में गुजारे हैं। इसने हॉर्न के ऊपर हाथ रख कर गाड़ी को रेस दी। लोग डर कर पीछे हो गए। वो एहतियात के साथ लोग गाड़ी आगे ले गया, मगर फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो लोग बशारत हुसैन को गाड़ी से निकालकर जज के कमरे की जाने पड़ रहे थे जब बशारत हुसैन, जो इस वक्त से मुकम्मल खामोश था, मानी खेज मुस्कुराहट लेकर बराह रास्त अपने साथ आते ताशफिया से मुखातिब हुआ, अपना फ़ोन उठाओ SP, कहीं ये ना हो मुझे सज़ा दिलवाने के चक्कर में खुद ही मारे जाओ। इसके अल्फाज से ज़्यादा बशारत हुसैन की आंखों की चमक ने ताशफिया को चौंकाया था। ताशफिया का हाथ में कान के अंदाज में अपनी जेब की जानिब बढ़ा। स्क्रीन पर विद हेल्ड नंबर आ रहा था। हेलो, बड़ा इंतज़ार करवाते हो, कब से लाइन मिला रहा हो। इससे पहले कि तुम पूछो मैं खुद ही तारीफ़ करवा देता हूँ। मुझे नज़ीर हुसैन कहते हैं और मेरा भाई तुम्हारी वजह से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर है, तो सोचा आज तुम्हें भी बता ही दूँ। मतलब की बात करो नज़ीर, क्योंकि तुम्हारी तकरीर सुनने का ना मुझे शौक़ है ना ही मेरे पास वक्त है। नज़ीर कहका लगा कर हंसा, बहुत ही जल्दबाज आदमी हो। अच्छा चलो काम की बात करता हूँ। तुम्हारा भाई। ताशफिया की गर्दन के रोमे खड़े हो गए। सबसे पहला ख्याल हारिस की जानिब गया। नज़ीर हुसैन ने हारिस के घर का एड्रेस दोहराते हुए कहा, तुम्हारे भेजे 2 मजनू मेरे आदमी के हाथ से 2-2 थप्पड़ खाकर वहीं ढेर हो गए। गौर से सुनो ताशफिया ने इसरार, तुम्हारी ये बात नई नहीं है, इसलिए ईमानदारी का भूत सर चढ़कर बोल रहा है, मगर हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। प्यारे, हम अच्छी तरह जानते हैं कब कहाँ किस वक्त अपने शिकार का कौन सा पहलू उजागर करना है। वो क्या है SP, मेरे बंदे तुम्हारे भाई के घर पे हैं। तुम्हारी जवान भाभी, उफ़ क्या औरत है। पर खैर इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं। तफसील के लिए वैसे भी सारी उम्र पड़ी है। इसके 2 बच्चे बहुत रो रहे हैं। एक तो अपने बाप की बुरी हालत वाली तस्वीरें देखकर इनकी माँ की बोलती बंद हो गई है। ताशफिया जब बोला तो आवाज़ में बला का ठहराव था। नज़ीर हुसैन, मर्द बनो, क्या औरतों जैसी चाल चल रहे हो। कसूरवार मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ले जाओ जहाँ ले जाना है, मगर मेरे भाई और इसके बीवी बच्चों को इस सारे खेल में कोई हिस्सा नहीं, इनको छोड़ दो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरफ बड़ी ऊंची हवा में उड़ रहा था। हमारा 7 करोड़ लगवाकर खुद से कह कर एक तरफ हो रहा था कि जी मेरी बीवी इस कारोबार के लिए हाँ नहीं करी। वो बीवी जो हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ जाकर हमारे रेस्टोरेंट में फ्री खाना खा रही है। अब तो बात सिर्फ 7 करोड़ की भी नहीं रही। तुम मेरा भाई छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की जान बख्शी कर देता हूँ, और अगर मेरे भाई को आज सज़ा हुई ताशफिया इसरार, मैं तुम्हारे भाई की नस्ल ही ख़त्म कर दूंगा।
ताशफन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसने फ़ोन बंद किया, अपने वकील का नंबर मिलाया, साथ ही उल्टे कदमों बैरूनी रास्ते की जानिब भागा। दूसरी तरफ से वकील ने जवाब न दिया। इसने असद का नंबर मिलाया। जी सर। असद साहब वकील को बोले, आगे तारीख ले, आज की कार्रवाई मुअत्तल करवा दें, बिशारत हुसैन को जेल छोड़ दें। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा वकील बहुत पूरी उम्मीद है सर, इसके पास बिशारत हुसैन के नौकरों के बयान है, केस इसी पेशे में निपटाने जाने का चांस है। नहीं असद साहब, केस लटका दे, मेरे बच्चे नसीर के पास है, मैं हारिस की रिहाइश पर जा रहा हूँ, बिशारत हुसैन को ठिकाने पहुँचाए। सर ये तो बहुत बुरा हुआ, पर सर हमने रात को 2 पुलिस वाले हारिस साहब की रिहाइश पर तैनात किए थे। सर आप अकेले कोई एक्शन नहीं लेंगे? मैं बैकअप का बंदोबस्त करता हूँ। सर कैसर की गाड़ी में असला रखा है, बुलेट प्रूफ हेलमेट और वेस्ट भी रखी है, पर मैं दोबारा यही कहूँगा कि बैकअप का इंतजार किए बगैर कार्रवाई मत कीजिएगा। ताशफन का दिमाग प्रोएक्टिव मोड में काम कर रहा था। इसकी टीम के 3 लोग अपनी गाड़ी में ही मौजूद थे। इसको आते ही देखकर कैसर हयात अपनी जगह से उठकर गाड़ी से निकला। सर मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। हाजिर है सर, कहिए कहाँ चलना है, मैं ले जाता हूँ। नहीं तुम यहीं रुको, असद को तुम लोग की ज़रूरत पड़ेगी, चाबी दो। सर चाबी गाड़ी में ही लगी हुई है। बाकी के 2 को भी गाड़ी से उतर जाने का कहकर इसने इमरजेंसी का सायरन ऑन करके लाइट निकाल कर गाड़ी के ऊपर रखकर इसको ऑन किया। इसके बस में नहीं था कि वरना उड़ता हुआ वहाँ से पहुँच जाता। माँ और छोटे बेटे की शक्लें आंखों के सामने आते ही आंखों में नमी भर आई, जिससे वो वहीं रुक गया। इस इलाके में दाखिल होते इसने सायरन बंद किया और गाड़ी हारिस के बंगले से 4 गलियाँ दूर रोककर पैदल करके जाने चल पड़ा। हाथ से हॉलिस्टर को टटोल कर 4 मैगजीन पूरे होने की तस्दीक की। पिस्टल को निकालकर अपने ट्राउज़र में अड़सा लिया, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर हासिल किया जा सकता। बज़ाहिर वो अपनी राह को जाता राही मालूम हो रहा था, मगर दूर से भी वो हारिस के घर की छत और खिड़कियाँ वगैरह देख रहा था, मगर कोई किसी किस्म की कोई मूवमेंट नज़र न आई। जैसे ही गली मुड़ा, इधर उधर नज़र मारकर बड़ी फुर्ती के साथ पहले ही आने वाले बंगले की दीवार फलांग कर दूसरी जानिब कूद गया। पूरी इमारत में हो का आलम था। वो पूरे एतमाद से चलता हुआ किचन के पिछले दरवाजे की जानिब आया। साइलेंसर लगे पिस्टल से दरवाजे के लॉक का निशाना लेकर ट्रिगर दबाया। हल्का सा ठुस हुआ और लॉक वाले हिस्से पर सुराख भराया। ये वो बंगला था जहाँ वो जुगन को ब्याह कर लाया था और यहीं छोड़ गया था। इसने शुक्र किया कि अंदर के कमरे लॉक नहीं थे। ऊपर वाले पोर्शन में आकर खिड़की के पर्दे हल्के से हटाकर हमसाये में मौजूद घर के लॉन का जायजा लिया। दरवाजे पर गार्ड मौजूद नहीं था। पोर्च में रुकी एक गाड़ी अलमास की थी, बाकी की 2 गाड़ियाँ अजनबी थी। काफ़ी देर तक वो वहीं एक मुजस्मे की तरह आंखें और कान खुले रखकर दूसरे घर से उठने वाली आवाज़ें सुनता रहा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक शहरयार के रोने की आवाज़ आई, जो कि 4-5 मिनट तक मुसलसल रोता रहा। ताशफन के दिल को किसी ने जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया हो। घर की पिछली जानिब वाले कमरे की खिड़की से हारिस के घर का इस एंगल से भी जायज़ा लिया। इस तरफ एक आदमी गन लिए खड़ा नजर आया, जो इतराफ पर नजर रखे हुए था। ताशफन फिर अगले हिस्से की जानिब आया। इस दफ़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर बालकोनी पे निकला। दबे कदमों से हारिस की बालकोनी के करीब आया। एक नज़र डालने पर सामने कोई बशर दिखाई न देने पर वो बालकनी की बाड़ पर खड़ा हुआ और लंबी टांगों का इस्तेमाल करते बड़ा सा जंप मारकर हारिस की बालकोनी में कूद गया। इसकी छलांग से आवाज़ तो इतनी पैदा नहीं हुई थी, मगर बालकोनी में बैठा शख्स जो ताशफन की नज़र से इसलिए बच गया मगर क्योंकि वो कोने में पड़ी कुर्सी पर विराजमान था। पास ही फर्श पर क्लैशनकोक रखी थी। वो आदमी कुछ खा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को आमने सामने पाकर हैरान हुए, मगर अकल का इस्तेमाल पहले ताशफन ने किया। पिस्टल का एक निशाना इस आदमी को अपनी नींद सुला गया। ताशफन निशाना बांधे हुए ही बालकोनी से मुल्हिका कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ से एक आदमी कमरे में दाखिल हो रहा था। इसको भी वहीं के रात 2 गोलियां लगी और दोनों दिल के ऊपर। वो शख्स वहीं औंधे मुंह गिर गया। इसके गिरते फर्श लाल होना शुरू हो गया। ताशफन इसके ऊपर से फलांग कर आगे बढ़ा। इसी तरह निशाना बांध कर ही इसने लाइन में बने कमरे एक एक करके चेक किए। जो कमरा देख लेता इसका दरवाज़ा बंद करके अगले का रुख करता। सबसे आखिरी कमरे में से शहरयार के रोने की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। ताशफन ने एक दफ़ा सीढ़ी से नीचे की सूरत हाल देखी। हाल में टीवी चल रहा था, जिसकी आवाज़ के साथ साथ किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो दबे कदमों से वापस बच्चों वाले कमरे के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर खुद दरवाजे के सामने से हट गया। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोला कि 20-21 साल के लड़के ने बाहर झांका। जब वहाँ पर किसी को मुंतज़िर न पाकर वापस अंदर चला गया। ताशफन जो दीवार की आड़ में हो गया था, बाहर आया और दोबारा फिर दरवाज़ा बजाया। इस दफ़ा वो दरवाजे के पास ही रहा। जब भी दरवाज़ा हुआ इसने सीधे हाथ से रख कर एक पंच सामने वाले की नाक पर मारा, जो हल्का सा कराहा। ताशफन ने उसको कंधे पकड़कर कमरे से बाहर खींचकर फर्श पर फेंक दिया। वो अभी तक दूरा हुआ पड़ा था। इस वक्त का फ़ायदा उठाते इसने कमरे के अंदर जागा। दिल पर कड़ा वक्त गुजरा। शहरियार न जाने कब से रो रहा था। अपने जज्बात को काबू में रखते इसने कमरे में किसी और आदमी की मौजूदगी न होने पर सुकून का सांस लिया। फिर अपने मुंह पर उंगली रखकर बच्चों और गवर्नेंस को चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले कोई लड़का वहाँ से भागकर नीचे दूसरों को मतला करता, ताशफन ने इसके सर पर भारी कारी ज़रब लगाई, जिससे वो लड़का बेसुध हो गया। वो मरा नहीं था, मगर जल्द होश में आने वाला भी नहीं था। इसकी नाक से निकलने वाला खून सफ़ेद मार्बल पर डिज़ाइन बना रहा था। ताशफन ने इस लड़के की टांग से पकड़ा और घसीट कर दूसरे कमरे में छोड़ आया। बच्चों के कमरे में वापस आया तो माँ शौक से निकलकर भागती हुई इसकी तरफ बढ़ी। बच्चों की हालत अबतर हो रही थी। ताशफन ने पिस्टल पैंट में अरसा और माँ को खुद में समेट कर तसल्ली भरे जुमलों से नवाजा। चाचू, दे आर वेरी बैड पीपल, नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर सेफ, आई एम हेयर।
चाचू आप जाएंगे तो नहीं? ना मेरी जान, मैं इधर ही हूँ। इसने रो रो कर बेहाल होते हुए शहरयार को भी गोद में उठा लिया, जो थके हुए सांप के साथ ताशफिन के शाने से चिमट गया। ताशफिन के दिल के कई टुकड़े होकर बिखर गए। इसका भाई न जाने किस हाल में था। इसने दिल ही दिल में अच्छे की उम्मीद रखते हुए अल्लाह की मदद मांगी। गवर्नेंस रोते हुए बताने लगी, सर इन जालिमों ने बच्चों को कल रात से यहाँ बंद किया हुआ, पानी तक नहीं पीने दिया, मैम को नीचे कैद किया हुआ। मैं चाहता हूँ आप बच्चों को साथ वाले घर ले जाएं। मैं आपकी मदद करता हूँ। बालकोनी से दूसरी जानिब कूदना होगा, मगर जल्दी इस तरफ ऊपर कोई नहीं है, मगर जल्द कोई आ भी सकता है। चाचू जुगन रानी के घर को जाने के लिए ऊपर वाले ड्राइंग रूम में दरवाज़ा है। महा यू आर अ स्टार। तुम अपनी मैम को वो रास्ता दिखाओ। क्या दरवाज़ा लॉक्ड है? इट इज़, बट द की इज़ इन द डोर नेक्स्ट टू द डोर। परफेक्ट। इसने शहरयार का चेहरा सामने करके इसकी आंखों में देखते हुए इसी तरह सरगोशी में बोलना शुरू किया जिस अंदाज में अभी तक सारी गुफ्तगू हुई थी। शहरयार बहुत बहादुर बच्चा है, रोता बिल्कुल नहीं है। मैं मामा को लेने जा रहा हूँ, वो मार्केट गई नहीं है। शहरयार पर अपनी मैम के साथ बड़ी खामोशी से जाएगा, ठीक है? फिर चाचू आकर मैकडोनल्ड का शेक दिलाएंगे। क्या ख्याल है, डील मंजूर है? शहरयार की आंखों में चमक आई, मगर अगले ही पल पर रोने की तैयारी करते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मम्मी, द बैड मैन टॉक माई मम अवे, टुक माई मम अवे। ना, दैट्स नॉट ट्रू। ममा वेंट टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू गेट हर। आप इस तरह रोने लगोगे तो मैं लेट हो जाऊंगा। सुन रहे हो? शहरयार बहुत बहादुर है, बिल्कुल नहीं रोएगा। महा संभल चुकी थी, बड़े मुदब्बराना अंदाज में बोली, शहरी चाचू को तंग नहीं करो, इनको मम्मी को लेने जाना है। चलो हम जुगन रानी के घर चले, मम्मी भी इधर ही आएंगी। शहरयार ने गवर्नर्स की जानिब हाथ बढ़ाए। ताशफिन ने पहले बाहर रास्ता साफ होने की तस्दीक की, फिर इन तीनों को ड्राइंग रूम तक छोड़ने आए। वो वहाँ का फ़ैन हो गया जिसने मिनटों में चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा वॉशरूम में बना हुआ था। इसकी साख देखकर यही मालूम होता जैसे अलमारी, मगर वो दूसरे पोर्शन को जाने वाला दरवाज़ा था। ताशफिन की बड़ी टेंशन तो ख़त्म हो गई थी, मगर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसने गवर्नर्स की ज़रूरी हदायत देने के बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया, चाबी अपनी जेब में डाल ली। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था जब सामने से आदमी निकला। इस दफ़ा ताशफिन ने बिल्कुल बेखतर होकर फायर किया। हो ही नहीं सकता था कि निशाना छूट जाता। इसकी सालों की निशानाबाजी की प्रैक्टिस थी। अपने घर की छत पर मंडेर पर पेप्सी की खाली बोतलें रखकर गुलेल के साथ अंदर मिट्टी की गोलियां रखकर बोतलें गिराया करता था। 15 साल की उम्र तक फारिग वक्त में इसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। सैलेंसर लगा होने का ये फ़ायदा होगा कि अभी तक 3 लोगों की गोली लगी थी, मगर इनके ग्रुप के लोग बेखबर ही रहे थे, वरना ताशफिन शायद इतनी आसानी से बच्चों को निकालने में कामयाब हो पाता। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया, जिस सबसे पहले सोफे पर बैठकर टीवी स्क्रीन को घूरने वाले को ख़त्म किया। बाहर वाले दरवाजे के करीब खड़े वजूद में हरकत हुई, मगर ताशफिन यहाँ भी बाजी ले गया। पर कमरे में निकलने वाले ने ताशफिन पर फायर खोल दिया। घर की बज़ाहिर पुरसुकून फिज़ा में गोली की चीख ने इर्ताश पैदा किया। अंदर कमरे में कुर्सी से जकड़ी अलमास की चीखें हलक में ही दम तोड़ गई। अपने बच्चों की हैरत का सोचकर वो पल पल मरी। फिर भी अजियत कम ना हुई। पानी से निकली मछली की तरह इसका वजूद तड़प रहा था। एक ही रात में आंखों के सोते खुश्क हो गए थे। इसने अल्लाह के हुज़ूर तसव्वुर में ही सजदे में गिरकर अपने बच्चों की सलामती मांगी, अपने शौहर की सलामती मांगी, तो आंखों से भल भल पानी गिरने लगा। प्यास से इसके हलक में कांटे उगाए थे, पर पानी का एक कतरा मैसर नहीं था। बाहर से लड़ने, भागने और गोलियों के चलने की आवाज़ें तेज़ी इख्तियार कर गई। जिस आवाज़ को सुनकर अलमास का दिल थम गया, वो आखिर में आने वाली आवाज़ थी, और अलमास इसकी आवाज़ पहचान गई थी। वो यकीनन ताशफिन तो जसद नामी किसी आदमी को कह रहा था, ना ना साहब, सलमान बिशारत जिंदा को मारना नहीं है, पर सर ये बिशारत हुसैन का बेटा, इसीलिए तो इसको ज़िंदा रखना। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, ये मेरे बड़े काम का है। इसकी हिफाजत करें। इसके साथ ही अलमास वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे के पर्दे गिरे हुए थे, मुकम्मल अंधेरा था। ताशफिन ने बल्ब जलाया। जो मंजर देखने को मिला, नए सिरे से शदीद झटका लगा। एक कुर्सी से अलमास बंधी हुई थी, जिसके मुंह को काली डिक्ट टेप से बंद किया गया था, और बेड पर पड़ा वजूद अलमास की वालदा का था, जिनके दोनों हाथ पैर बंधे थे। चेहरे पर थप्पड़ का निशान था, मगर मुंह खुला हुआ था। वो बेड पर बेबसी पड़ी हुई थी। ताशफिन पहले नहीं की जानी बढ़ा और ऊंची आवाज़ में बाहर मौजूद अपने आदमियों को हुक्म दिया, जल्दी से पानी लाओ। जब तक असद पानी लेकर आया, ताशफिन दोनों खवातीन की पट्टियाँ वगैरह खोल चुका था। वो बड़े नरम हाथों से अपनी सास की कलाइयाँ दबा रहा था, जहाँ पर टेप लगी हुई थी। इनकी कलाइयाँ सुर्ख हो रही थी। अपने हाथों में ग्लास लेकर न सिर्फ इनको पानी पिलाया, बल्कि इनके बिखरे हुए बाल सीधे करके सर पर दुपट्टा उड़ाया। अलमास ने मुँह से टेप हटते पहला सवाल बच्चों के बारे में किया। ताशफिन, मेरे बच्चे, अल्लाह के करम से वो दोनों महफूज हैं। इनको साथ वाले घर भेज जाया हूँ। इधर काफ़ी रश हो गया, हमें सफाई वगैरह करनी होगी। आप पानी वगैरह पिए, मैं आपको इनके पास ले जाता हूँ। अलमास ने शायद ज़िंदगी में पहली बार ताशफिन को पूरे गौर के साथ देखा। वो अभी तक मम्मी की कलाइयाँ सहला रहा था, कभी टखने सहलाने लगता। इंतहाई धीमे अंदाज में इनसे पूछ रहा था, आप ठीक है? कहीं तो डॉक्टर को बुला लूँ? मम्मी ने जवाब में सर नफ़ी में हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत वहशत हो रही है, यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप चलें मेरे साथ। मम्मी को सहारा देकर उठाते हुए इसने अलमास को मुखातिब किया कि साथ वाले घर की चाबी मिल सकती है? बैरूनी दरवाजे लॉक हैं, मेरे बेडरूम में मौजूद अलमारी में पड़ी है। इसने मम्मी को असद के हवाले किया। आप इनको लेकर जाए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। आप लोग प्लीज़ इर्द गिर्द नज़र मत डालिएगा, बाहर काफ़ी गंद पड़ा हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप अपसेट हो। हम 1 आध घंटे तक सफाई करवा लेंगे।
इसने जिन का इशारा किया, सिटिंग रूम से लेकर बैरूनी दहलीज तक बिखरे खून को देखकर अलमास को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। हाल में सोफे के ऊपर पड़ी लाश देखकर मम्मी की तो चीखें निकल गई। ताशफिन ने इनके गिर्द अपने बाजू का हल्का बनाकर इनकी आंखों के ऊपर कपड़ा कर दिया और इसी तरह साथ लगाए बाहर ले आया। गेट अबूर करते ही इसने इनकी आंखें खोल दी। असद ने आगे बढ़कर सारे दरवाजे को लॉक खोले। शहरियार तो माँ को देखकर जैसे जी उठा, मगर अलमास अभी तक रोए जा रही थी। बच्चों को अपनी आगोश में लेकर जो रोई तो आवाज़ में दिल चीरने वाली रकत थी। भाभी आप अपने आप को संभालें, बच्चे मज़ीद परेशान हो जाएंगे। इनको और आपको आराम की ज़रूरत है और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी है। प्लीज़ खुद को संभालें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं 1-2 ज़रूरी कॉल्स करके आता हूँ, तब तक आप कुछ खा पी कर फ्रेश हो जाएं। वो पंचों के बल अलमास के सोफे के करीब बैठकर इससे मुखातिब था अपनी बात कहकर बाहर आ गया। सबसे पहला नंबर फारिस का मिला। ओ यार किधर पहुँच गया है। निगी बाजी जी, आपको फारिस भाई बुला रहे हैं। निगी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, हाथ वहीं थम के गर्दन मोड़कर हमसायों के बच्चे को देखा। कहा वो अपने घर के पास खड़े हैं। निगी को तो चढ़ तप गई। कमरे में मौजूद मेहमानों का ख्याल करके नीची आवाज़ में बोली, तुम जाओ, मैं आती हूँ, करती हूँ मुझसे मुलाकात। शोहा कहीं का आया बड़ा बात सुनाने वाला। कपड़े वगैरह अपनी भाभी के हवाले करते हुए सीनियों की जानिब बढ़ गई। पीछे से पप्पी ने आवाज़ देकर पूछा, अब कहाँ को चल पड़ी? वक्त भागा जा रहा है, आगे अगले घर कहा हुआ है 12 बजे से पहले बारात पहुँच जाएगी। अम्मा कहाँ देखा बारात इतनी जल्दी पहुँची? 12 बजे 2-2:30 बजे से पहले कहीं नहीं जाने वाली। तेरा यही इरादा तो घर पे ही रहना। 11:15 हो गया और ये लड़की अभी तक वैसे सर झाड़ मुँह फाड़ फिर रही है, न जाने किन कामों में मसरूफ़ है। वो सुनी अनसुनी करती ऊपर आगे साथ मिली मंडेरों को अबूर करती मतलूबा घर तक पहुंची। गुस्से में स्पीड 2 गुना हो गई थी। फूली हुई सांसों के साथ हाल में दाखिल हुई और जुगन को आवाज़ दी, जुगन किधर हो तुम? बाहर आकर अपने देवर की शिकायत ले लो। बालों पर रोलर लगे हुए थे, चेहरे का आधा मेकअप भी अभी रहता था, मगर वो हैरान से अपने कमरे से बाहर निकल आए। अब क्या हुआ है? ब्लाउज लफंगे को और पूछो इससे किसकी बात कर रही हो? इसी की जिसके साथ तुम लोगों ने मेरे नसीब फोड़े हैं। हाय, इस बेचारे ने क्या कर दिया जो यूँ लाल पीली हो रही हो? इसको बेचारा तो हरगिज़ मत बोलो, एक नंबर का लफाटी है। हजूर ने मेरे घर में पैगाम भिजवाया है, तुम इसकी जुर्रत देखो ज़रा। कैसा पैगाम? साहब ने कहा कि मेरी बात सुन जाओ ना। मैं पूछती हूँ, 26 साल मेरी उम्र हो गई, आज से पहले तो कभी इसने मेरा घर यूँ पैगाम नहीं भिजवाया। अब क्या सोच कर इसने हरकत की है? वो जो बाहर गली में खड़ा इसकी होकर इसकी राह देख रहा था, घर से उठती इसकी आवाज़ सुनकर अंदर आ गया। निगी की बात पर खामोशी इख्तियार न रख सका। यही सोचकर कि अब तुम इस घर में मेरी अमानत हो। अगर याददाश्त पर जोर डालो तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी कल शाम ही हमारा निकाह हुआ है। मेरे साथ तमीज़ से बात करो, भूलना जाना मैं तुमसे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। मुझसे बड़ी हो? हाँ, पूरे 3 साल। निगी को एहसास ही ना हुआ कि जुगन इन दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। फारिस इसके करीब आया। निगी की घुरी मजीद तेज़ हुई। वो थोड़ा और करीब आया और डट कर इसके सामने यूँ खड़ा हुआ कि निगी की पेशानी फारिस के सीने से मस हुई। वो एकदम पीछे कोड़ी, मगर फारिस ने इसके कमर में हाथ डालकर इसके इरादे को पूरा होने से रोक दिया। हाँ तो ज़रा दोबारा बताना कितने साल बड़ी हो? ये तो तुम दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह करे मामू ही आ जाए ताकि इनको इल्म हो इनका बेटा कितना वो है। मेरे अब्बा को तो इल्म था कि इनका बेटा इस लड़की के मामले में कितना वो है, इसलिए इन्होंने मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दी। क्या तुम्हारी अम्मा को मालूम है कि तुम कितनी वो हो? नरगिस का मुँह खुले का खुला रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा मतलब था। फारिस, मुझसे दूर होकर बात करो। मगर मैंने तो अभी भी माउथ फ्रेशनर स्प्रे किया। इसने अपना मुंह निगी के चेहरे के करीब किया। फारिस के गुस्ताखी पर नरगिस का चेहरा दिल बेयकीनी और हैरत की ज़्यादती से अपनी आम स्पीड से 4 गुना तेज़ भागने लगा, जिसका असर इसके चेहरे की बढ़ती सुर्खी से नजर आ रहा था। चंद पल आंखें फाड़े फारिस को देखे गई, फिर इसको जोर से धक्का दिया। फारिस लड़खड़ाने पर निगी को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो जिस रास्ते आई थी इसी राह वापस जाने को मुड़ी तो फारिस ने नीम मुस्कुराते लबों से रोका। इसको निगी का ये शर्माया घबराया रूप लुत्फ दे रहा था। जो बात कहने को तुम्हें यहाँ आने की जहमत थी वो तो सुनती जाओ। निगी रुकी नहीं, पर कामती टांगों से सारी सीढ़ियाँ चढ़कर गायब हो गई। फारिस की तवज्जो मोबाइल की जानिब मबसूल हो गई, जहाँ ताशफिन की कॉल आ रही थी। इसने फौरी तौर पर कॉल का जवाब दिया। हाँ जी सुनाए, आज कोर्ट में क्या बना? तुम घर पे हो? ताशफिन ने सवाल का जवाब देने के बजाय नया सवाल किया। फारिस को उसके लहजे से किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो वो फ़ोन कान से लगाए घर से निकल आया। जी घर पे यूँ, सब खैरियत? खैरियत नहीं है यार। ताशफिन का लहजा इंतहाई थका हुआ था। क्या हुआ है? इन लोगों ने हारिस को अगवा किया हुआ है। फारिस को लगा इसकी समात का धोखा है। किसकी बात कर रहे हो? अपने भाई की और किसकी? हारिस नज़ीर हुसैन की तहवील में है। इसने अलमास और बच्चों को कल रात से ज़ेर हिरासत रखा हुआ था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। मेरी छठी इस मुझे लगातार वार्न कर रही थी कि हारिस किसी मसले में है। मैं अपना वहम समझता रहा। यार वो जालिम लोग हैं, बच्चे अब बाहिफाजत हैं। फारिस मसरूफ़ बाजार में खड़ा था, मगर कानों में साएँ साएँ हो रही थी। यूँ लग रहा था कि एकदम से जैसे तन्हा हो गया। ये सोचकर आंखों में नमी आ गई कि हारिस को देखे भी ज़माने हुए थे, जबकि वो इसका सगा भाई था। ताशफिन, अच्छाई की उम्मीद रखूँ?
दूसरी जानिब चंद पल खामोशी छाई रही, फिर गहरी सांस भरी और बोला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। क्या पप्पू की बारात अभी तक गई नहीं? नहीं, अभी सब तैयार हो रहे हैं। ऐसा करो, जुगन और अब्बास को कुछ भी मत बताओ। जैसी बारात निकलती है अब्बू और हसीब को लेकर इधर आ जाओ। अलमास और बच्चे ज़हनी तौर पर बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, इनके पास होना ज़रूरी है। जी ठीक है, आ जाते हैं। पर अब्बू को कैसे बताऊँ? वो तो तुम्हारी हरकत से बहुत दुखी हैं। ये खबर तो इनको तोड़ देगी। दूसरी जानिब से फारिस को असद के वगैरह के बोलने की आवाज़ें आती रही, मगर ताशफिन खामोश रहा। अब्बू को मुख्तसर सा बताना कि हारिस बिशारत हुसैन और इसका बेटा हमारे पास है, हम हारिस को छुड़वा लेंगे। इनका मुतालबा क्या है? अभी तक इन लोगों की जानिब से कोई राब्ता नहीं हुआ। इनके 4 बंदे मरे हैं, 2 ज़ख्मी हैं, मगर ख़बरों में तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। आ जाएगी, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम पहुँचो। जी बेहतर। फारिस हसीब की तलाश में निकला, जो अब्बास के हमरा हजाम की शॉप से निकल रहा था। निक्सक से तैयार दोनों भाई पप्पू का मेकअप करवा कर ला रहे थे। फारिस को देखते पप्पू बोला, जीजा जी बताएं कैसा लग रहा हूँ? छीले हुए टमाटर लग रहे हो। मुँह पर ये क्या लगवा लिया? फेशियल करवाया जनाब। टमाटर वमाटर बोलकर मुझे नज़र लगने से ना बचाओ। अंदर शीशे में देख कर आ रहा हूँ, जवान को गज़ब का रूप आया। फारिस अपनी परेशानी में ना होता तो ज़रूर जवाब देता। अभी वो हसीब को बात सुनने का इशारा देता हुआ आगे बढ़ गया। पप्पू और अब्बास घर की जानिब चले गए। क्या है? ताशफिन का फ़ोन आया था, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, हम लोगों को जाना होगा। वो ठीक तो है? हाँ, अलबत्ता हारिस भाई दुश्मनों के पास है। क्या वो ताशफिन के खिलाफ इनका साथ दे रहा है? इससे ये उम्मीद नहीं थी। ओ नहीं यार, हारिस को इन्होंने कैदी के तौर पर रखा हुआ है, अपने मुतालबे मनवाने के लिए। ओ तेरी। हसीब इतना कहकर फारिस की शक्ल देखने लगे। अब क्या होगा? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं हारिस के घर जा रहा हूँ, जैसे बारात रवाना तुम अब्बू को अपने साथ लेकर इधर ही आ जाना। अब्बा और अब्बास को अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, इन्हें बारात के साथ जाने दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। नहीं, इधर इतने मेहमान हैं, इस तरह जाने से बस सब मशकूक हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगता किसी के घर खुशी और हम इनका फंक्शन डिस्टर्ब कर दें। शाम तक सबको खबर हो ही जाएगी। आज का दिन सुकून से जाने दो। अच्छा, जैसे तुम कहते हो। दुआ करना हारिस को कुछ ना हो। मुश्किलें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं? कोई नहीं, दिल छोटा ना करो, अल्लाह करम करेंगे। ताशफिन भी परेशान लग रहा है, मैं जाकर इसकी हिम्मत बनाता हूँ। तुम भी जल्द आ जाना, मिलकर हालात का सामना कर लेंगे। हसीब ने सर अस्पात में हिलाया। फारिस वहीं से सड़क की जानिब आ गया। यहाँ से रिक्शा करवा कर हारिस के घर को रवाना हुआ। असद मैं चाहता हूँ कि अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ इस मुश्किल वक्त में, तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, तो अपनी एनर्जी संभाल रखो, मैं कहीं नहीं जा रहा। असद एकदम सरजी आप जनाब से तुम पर आ गया। दोनों गेट के पास खड़े थे। ताशफिन ने असद के संजीदा तासुरात पर एक नज़रदारी समझाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे खिलूस पर रत्ती भर शक नहीं है, मगर जो आग मेरे घर को मुतासिर करिए, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली पर किसी किस्म की कोई आंच जाए। तुम्हारी नौकरी और यहाँ कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। तुम्हारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए जा भी सकती है। ताशफिन, तुम्हारे भाई की फैमिली मौत के मुंह से होकर निकली। भाई की कोई खबर नहीं है। तुम भी इंसान ही हो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसलिए मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हारे इसकी बाजियाबी में कामयाब नहीं हो जाते। तभी एक गाड़ी आकर रुके। अगले ही पल ताशफिन का ससुर गाड़ी से बरामद हुआ। माय गुडनेस, मैं कल रात यही समझता रहा था कि माँ बेटी की तरफ गई हुई है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई दफ़ा वो इधर रुकने को आ जाती है, मगर मुझे क्या था यहाँ ये क़यामत टूट रही होगी। मैं सारी रात सुकून से सोता रहा और मेरे बच्चे यहाँ ज़ालिमों के हाथों अजियत सहते रहे। कहाँ है वो? सब लोग ठीक तो है ना? सेठ साहब की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ताशफिन ने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम कर तसल्ली दी। सर, इस वक्त चारों अफराद बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर आया था, तिबी मुआयना करके गया। भाभी और आपकी जोजा को सुकून आवर दवा दी है। बच्चे भी खाना खाकर सो गए। सारी रात जागते रहने की वजह से इनके आसाब शल हो रहे हैं। उम्मीद है जब तक जागेंगे बेहतर महसूस करेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे हारिस के हमसाये ने कॉल की थी कि आपकी बेटी के घर से फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। कोई 4 गाड़ियाँ भरकर आदमी आए थे, अंदर से 4-5 काले बैग्स लेकर गए हैं, जिसका उसको यकीन है कि इंसानी लाशें थी। मैंने उसी वक्त कॉल की, मगर कॉल मिली नहीं। वो तो बच्चों की गवर्नेंस ने खुद कॉल कर दी, वरना मैं तो हिम्मत हार गया कि ना जाने क्या हो गया। मैंने हारिस को वार्न किया था, बिशारत हुसैन जैसे लोगों के साथ कारोबार हमें सूट नहीं करता। वो मंझे हुए क्रिमिनल्स हैं, भत्ते लेने वाले गुंडे पाले हुए हैं इन्होंने। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन लोगों की जानिब से राब्ते का इंतज़ार करूँ, इसके बाद अगला लाए हमल तैयार करेंगे। आप प्लीज़ अंदर चलें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं महा और शहरियार को देखना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आप दूसरे पोर्शन में चले जाएँ, अनम वहाँ पर मौजूद है, वो आपको बच्चों के पास ले जाएंगी। अनम कौन है? बच्चों की गवर्नेंस कहाँ? क्या जुगन नहीं आई? अनम हमारी बंदी है, जुगन घर पे, वहाँ शादी चली है। एकदम से जुगन की गैर हाजिरी पर शकूक व शुबहात जन्म लेने थे, क्योंकि वो दूल्हे की बहन बनी हुई है, इसलिए उसको मतला नहीं किया। शाम तक आ जाएगी। गवर्नेंस अपने घर जाने पर मुसर थी, मगर अभी उसको इजाज़त नहीं दे सके, वो भी आराम कर रही है। वो खुद ही सेठ साहब को लेकर अंदर आ गया। अनम हाल में मौजूद थी। अनम बेटा, सर को शहरियार और महा के कमरे तक ले जाओ। जी ताशफिन भाई, पर मैं बताने आ रही थी कि अलमास भाभी उठ गई हैं और मुसलसल रोए जा रही हैं। मैंने इनको नींद की गोली देनी चाहिए, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ताशफिन मजीद कुछ कहे सुने बगैर अलमास वाले कमरे की जानिब चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी, फिर अंदर सर घुसेड़ा। भाभी, ताशफिन मुझे मेरे बच्चे ला दो, वो लोग बहुत बुरे हैं। वो आदमी कहता है कि वो मेरा सारा घर तबाह कर देगा। कौन आदमी? वही जिसने 2 दिन पहले फ़ोन किया था। ताशफिन के कान खड़े हो गए। क्या कहा था उसने? वो कहता था कि हमें 40 करोड़ रुपए दो, वरना तुम्हारे शौहर को। ताशफिन के लिए नए इंकशाफ हैरत अंगेज साबित हो रहे थे। क्या उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं।
क्या उसने आपके फ़ोन पर कॉल की थी या लैंडलाइन पर? घर के नंबर पर कॉल आई थी। आखिरी दफ़ा हारिस के साथ आपकी बात कब हुई? 2 हफ्ते पहले। तब वो कहाँ से बात कर रहा था? इसने कुछ जिक्र किया अपनी मसरूफियत का? दौर फिटे मोल मास्त है, 2 हफ्ते पहले गल हुई सी ते 2-3 दिन पहले बात हुई है उससे। वो धमकी वाला फ़ोन भी आया, लेकिन ना जी अलमास दी उच्ची नक खत्म हो जाती सी ना जे ताशा नाल राबता कर लेंदी या किसी को मदद मांग लेंदी। और भुगतो मुझे तो ये था कि वो दुबई गया हुआ, इसलिए जगह का नहीं पूछा, पर वो कह रहा था कि बिशारत हुसैन के साथ मिलकर खोले जाने वाली फर्म में कम से कम 5 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मगर मैंने उसको मना कर दिया। आपने क्यों मना किया? मेरी एक दोस्त ने भी इस तरह किसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें से इसको कुछ मुनाफा तो क्या मिलता है, इसके पैसे भी वापस न मिले। इसके सामने जब मैंने अपने प्लान का जिक्र किया तो उसने मुझे मना कर दिया। इनका कहना कि अगर इतने बड़े पैमाने पर कोई काम करना है तो पार्टनरशिप की बुनियाद पर मत करो, कल को मसाइल पैदा होने का खदशा होता है। यही बात मैंने हारिस से की थी। ताशफिन अलमास की हालत के पेश नज़र सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने अंदर उठते तलख सवालों का गला घोंटता बाहर आ गया। 2-4 सुना के आंदा, इन्हें भी तो पता लगता हुण बड़ी बीबी है, चंगी बीबी बन गई है। पहले हर जगह पे आग लगा दी इस चवल औरत ने। वरना मैं चिल्लाना चाहता था कि कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें फ़ोन किया, कितनी दफ़ा पूछा कि हारिस की कोई खबर है तो बताओ, और तुम अब बता रही हो जब पानी सर से ऊंचा हो गया। वही तो दौर फिटे मुँह लानती औरत। सामने से आते फारिस के पास वो 2 पल रुका। सबका ख्याल रखना, किचन में फ्रिज के ऊपर ऑटोमेटिक गन पड़ी है, ऐसा दूसरे पोर्शन में होगा, कोई मसला हो तो घबराना नहीं है। तुम खुद कहाँ जा रहे हो? मैं FIA के दफ्तर जा रहा हूँ, मुझे देर भी हो सकती है। वो असद को अपना प्रोग्राम बताकर बाहर निकल आया जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। जुगन के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए वो स्टेज से हटकर पड़ी कुर्सियों में से एक पर विराजमान होगी। क्या हुआ? निकी जो सारा वक्त इसका साया बनी, इसके साथ साथ ही इसने फट से सवाल किया। यार मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हील अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहनी है। मेरे पैर तो एक तरफ, टांगे भी दर्द और कर रही हैं। असल में महीने भर से इतनी मसरूफियत रही, आराम करने का तो तुम्हें वक्त ही नहीं कम मिला, इसलिए थकावट के बायस ये सब हो रहा है। आज घर जाकर लंबी तान कर सोना। हाँ ऐसा ही करूँगी। वो मुसलसल हाल के दरवाजे को देख रही थी, जिस पर निकी ने फिर टोका। अब वहाँ किसको ढूंढ रही हो? ताशफिन भाई हमारे साथ नहीं आए हैं। बदतमीज़, मुझे इल्म है कि वो मसरूफ़ है, मगर मैं कब से देख रही हूँ कई मर्द औरतों के हाल में जा रहे हैं, मगर मेरे भाई या अबू एक दफ़ा भी नहीं आए। हाय मेरी याददाश्त। निकी ने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, हसीब का फ़ोन आया, बीच रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए वो पीछे रह गए। कह तो रहा था कि कोशिश करेगा जल्द कोई दूसरी गाड़ी लेकर आए, पर मुझे लगता है कि अभी तक नहीं आया। ये कब की बात है? यही कोई 1.5 घंटा पहले की, जब बारात आकर बैठ गई थी। अम्मी ने मामू जी की मिलनी करवानी थी, तब इल्म हुआ मामू तो बारात के साथ पहुँचे ही नहीं। वो ज़रा मेरी कज़नों के फ़ैशन तो देखो, अगर मनीर ना भागता तो इस वक्त ये सब की सब मेरी नंदे खिला रही होनी थी। हाय वे मनीरू, तेनू चुक्कर एजेंसियां वाले मार मार के जुतियां तेरा हलवा बना दे। क्यों बेचारे को बद्दुआएं दे रही हो? तुम्हें इससे अच्छे दर्जे अच्छा शौहर मिल गया। जुगन ये नोट करके हंस पड़ी कि कैसे फारिस के हवाले पर निकी के गाल लाल हुए थे, पलकें थरथराई थी। हाय मैं सदके जाऊँ, मेरी निकी फारिस के नाम पे शर्मा रही है। तुम्हारा नंबर देवर एक नंबर का लफंगा निकला। मैंने तो निकाह के लिए इसलिए हाँ कर दी कि मुझसे छोटा हमेशा मेरे रोब में रहेगा, पर मैं इसकी मासूम नज़र आने वाली शक्ल से धोखा खा गई। आज ही मुझ पर बड़ा दर्दनाक इंकशाफ हुआ। वो कि इसके तो फरिश्ते भी मेरे रोब में नहीं आने वाले। जुगन की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। तुमने हमारे बच्चे की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट किया था। खैर मेरी माँ को अब पता चलेगा कैसा छलावा दामाद मिला। कल से तो इनके पैर ही ज़मीन पर नहीं आ रहे, जैसे बेटी नहीं ब्याही बल्कि कानून का ख़जाना दरियाफ्त कर लिया। अच्छा चलो उठो, अब बरी दिखाने की बारी है, और तुम्हारी दोहरी दोहरी रिश्तेदारी है, लड़के की बहन भी और भाभी भी। सबसे पहले बरी भी तुम ही दिखाओगी। मैंने ये काम अपनी सारी ज़िंदगी नहीं किया, ना ही मुझे इसके करने की अक्ल है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे तो माफ़ी रखो और मेरी तरफ से भी तुम ही दिखा लो। यही ड्रामा तुमने देवर को सुरमा लगाने के वक्त भी किया था। क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा नुकसान ही हो गया। हमारी बड़ी भाभी ने सोने का सेट बिस्मिल्लाह करके थाम लिया कि जी जुगन को सुरमा लगाने नहीं आता तो मैं लगा लेती हूँ। भाई नहीं, ये ज़्यादती, असल हक भाभी का ही था। अच्छा उसने अलहदा से मेरी माँ को ब्लैकमेल करके अपने इतने महंगे महंगे 4 जोड़े बनवाए थे और एक शॉर्ट सेट, और अब तुम्हारे वाला भी दबा के बैठ गई। हाय ये लालची औरतें, इनको जितना मर्जी दे लो फिर भी इनकी आंखें नहीं फटती, और आमतौर पर यही भाभी मेरी माँ को पानी का गिलास तक नहीं पूछ कर नहीं राजी। ड्रामेबाज औरत। अच्छा बस करो, क्यों अपने अमालनामा ख़राब करती हो? इसके मामला इसके साथ, तुम्हारे साथ। वैसे मैं हूँ बड़ी खुशकिस्मत। अच्छा वो कैसे? भाई पप्पू की बीवी को भी सियासतदान जिठानी मिलने वाली है, और तुम्हारी जिठानी तो बारूद की सुरंग। बस एक मेरी जिठानी अल्लाह लोकनी है, दिल की साफ इखलाक की अच्छी। हाय वो क्या कहते हैं, खूब बनेगी जो मिल बैठेंगे सियाने दो। जुगन हंसते हुए पूछने लगी, दीवाने दो तो सुना था, ये सियाने दो किसने आज़ाद किया? ऑफ कोर्स मैंने। मीरा के अंदाज में ऑफ कोर्स कहते हुए वो बोली तो जुगन इसके आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ ये मेरे हाथ देख, मैं इस वक्त हंस नहीं सकती, तबीयत बड़ी डाउन हो रही है। तुमने खाना भी अच्छी तरह नहीं खाया, क्या तुम्हारे लिए खाने को कुछ मंगाऊँ? हो सकता है भूख को लगी हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट पहले से बहुत फूला है, खाने की शक्ल देखकर ही दिल उचाट हो गया था। मुझे लगता है थकावट और कल रात की परेशानी ने मिलकर मुझे बुखार में मुब्तला कर दिया। घर जाकर दवा लूँगी, तुम जाओ बरी दिखाओ प्लीज़, मुझे मत घसीटो, मैं यहाँ बैठ कर देखती हूँ आखिर ये क्या रस्म है। चलो कहीं याद करोगी, तुम्हारी शक्ल पर रहम खा ही लेती हूँ। जुगन वहीं बैठी रही, निकी को भारी भारी ट्रंक
मंगवाकर खोल चुकी थी। सारी ख़वातीन अपनी नशिस्तें छोड़कर स्टेज के गिर्द इकट्ठी होकर खड़ी हो गई और दूल्हे वालों की औरतों ने बारी बारी बड़ी के सारे आइटम, कपड़े, जूते, परांदे, रुमाल तक नुमाइश करके हाज़रीन को दिखाए। जब तक रुखसती नहीं होगी, जुगन लड़कियों के साथ बैठकर सारी रस्मात देखकर इंजॉय करती रही। रुखसती के वक्त अब्बास के पास आया, आपा चले, भाई लेने आए। इसने नहीं पूछा कौन सा भाई। थकावट इतनी हो रही थी कि बस शुक्र अदा करती मैगी वगैरह को बताकर अब्बास के साथ निकल आई। जब तक इसने सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद करके अपना रुख मोड़ कर ड्राइवर को देखा, गाड़ी रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी थी। फारिसी हसीब की बजाय ताशफन को देखकर इसने खफकी से गर्दन मोड़कर रुख सीधा कर लिया। गर्दन अकड़ाकर विंडो स्क्रीन के पार देखने लगी। दिल ही दिल में अज़म पुख्ता कर लिया कि इसे बावर करवाएगी कि वो ताशफन के साथ सफ़र मजबूरन कर रही है। भाई जिस आदमी की अदालत में पेशी थी, क्या उसको सज़ा हो गई? अब्बास के सवाल पर सिर्फ ताशफन ही नहीं, जुगन ने भी चौंक कर ताशफन की जानिब देखा, क्योंकि इस सवाल के जवाब की इसको भी तलब थी, मगर खुद से पूछने का कोई इरादा न रखती थी। अभी नहीं। ताशफन की नज़र सामने रोड पर लगी थी। शाम उतर रही थी, सूरज बिल्कुल आंखों के सामने गरूब हो रहा था। ताशफन की आंखों में रोशनी पड़ रही थी, मगर जहन इस कदर उलझा हुआ था कि सन ब्लॉक पैड नीचे करने का ख्याल ही नहीं रहा था। गाड़ी में हल्की बीट पर म्यूज़िक चल रहा था। हाजी महबूब कवाल पीर महियुद्दीन रहमतुल्लाह गोलड़ा शरीफ का कलाम पढ़ रहे थे। मजबूर हूँ, लाचार हूँ, ए जाने तमन्ना, मैं जीने से लाचार हूँ, ए जाने तमन्ना। जुगन चाहते हुए मतवज्जा हो गई, अल्फाज ही ऐसे थे। मुद्दत हुई मैंने जो तुझे देखा नहीं, मैं तिश्नाए दीदार हूँ, ए जाने तमन्ना। जुगन की आंख में पानी जमा होने लगा। गुलकार कह रहा था, आंखों में बिठाऊं के कलेजे से लगाऊं, मैं तेरा पुरस्तार हूँ, ए जाने तमन्ना। इसने एक चोर नज़र ताशफन पर डाली, जहाँ संजीदगी थी, खामोशी थी। वह चाहती थी कि वो कुछ कहे। वो इस तरह चुप रहने वाला तो नहीं था, और कुछ नहीं तो शादी के बारे में पूछ लेता। अगले शेर पर ताशफन ने एक पल को नज़र फेर कर देखा। जुगन का दिल सीने में रक्स करने लगा। मुजरम उल्फत को जो चाहे वो सजा दो, मैं हाजिर दरबार हूँ, ए जाने तमन्ना। दुनिया में हसीन एक से है एक हसीन तर, मैं तेरा तलबगार हूँ, ए जाने तमन्ना। नादार मुफलिस हूँ, मगर जान भी देकर मैं तेरा ख़रीदार हूँ, ए जाने तमन्ना। पहले से ही खाली पेट थी, ऊपर से सारे दिन की थकावट रही से कसर मनकबत ने पूरी कर दी। आंसू भल भल बह रहे थे, सर ऐसे घूम रहे थे जैसे ज़मीन अपने मदार में घूमती हुई जाती है। एकदम से लगा सारा मैदा उलट कर बाहर आ रहा। इसने ताशफिन के बाजू पर हाथ रखा, दूरी होते हुए बोली, गाड़ी रोके। वो जो गाड़ी को स्पीड से भगाए ले जा रहा था, ताज्जुब से जुगन की फरमाइश पर इसको देखा। मेरा जी मतला रहा है, अगर गाड़ी प्यारी है तो साइड। जुगन से बात मुकम्मल हुई तो मगर वो समझ गया, फ़ौरन से स्पीड कम करके गाड़ी साइड पर लगा दी। गाड़ी के रुकते हुए दरवाज़ा खोल के बाहर निकले। इर्द गिर्द बस खेत ही खेत थे। कामों की बारात आई थी और वो इस वक्त शहरी आबादी से दूर आ चुके थे। सड़क के किनारे उगे घास से होती हुई भागकर नीचे खेत में उतर गई। तब तक अंदर उठता तूफान कंट्रोल से बाहर हो गया, वहीं पेट पकड़कर झुक गई। ताशफिन इस हफ्तात पर हक्का पक्का बैठा हुआ था। गाड़ी से निकलकर इस तक आया, हाथ में पानी की बोतल थी। तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं थी, अब खराब हुई है। बोतल का ढक्कन खोलकर पानी जुगन के जाने बढ़ाते हुए पूछा। आंसू से आंखों का मेकअप वाटरप्रूफ होने की वजह से मिक्स तो नहीं हुआ, मगर हल्का हल्का फैल गया था। चेहरा तरसा था, जिसे इसने अपने दुपट्टे से साफ किया। कुछ खाया ही नहीं था तो निकलता क्या, बस जो पानी सुबह से सोडा और पानी पिया था वही बाहर आया। कामते हाथों से पानी पकड़कर कूली की और 2 घूंट पानी पिया तो जान में कुछ शान आती महसूस हुई। ताशफिन ने हाथ बढ़ाकर मदद की पेशकश की। आओ चलो। बगैर किसी मज़ाहमत के ताशफिन का बड़ा हुआ हाथ थाम कर खड़ी हो गई। खड़े होकर हाथ छोड़ दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। आप ठीक है? हाँ जान, बिल्कुल ठीक हूँ, शायद खाली मैदे की वजह से ऐसा हुआ। ताशफिन ने अपनी सीट संभालते हुए कहा, मैदा खाली क्यों था? शाम के 6 बजने के, सिर्फ लंच नहीं किया, ये नाश्ता भी छोड़ा हुआ था। तुम्हारी रंगत से तो लग रहा है जैसे पिछले लंबे अरसे से फाका कशी कर रही हूँ। क्यों, मुझे क्या तकलीफ है जब मैं फाके करूँगी? न लंच में इसके, न नाश्ता में इसके। बड़ी खुशी से डट कर खाती हूँ। ताशफिन गाड़ी को वापस रोड पर लिया, ज़ेर लब मुस्कुराहट दी। मैं रास्ते में कहीं रोककर तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेता हूँ, मगर चूंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का इल्म नहीं, अगर तो फूड पॉइजन हुआ तो बाहर से खाना लेना फ्लॉप आइडिया। डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे फूड पॉइजन नहीं हुआ, और इनकेस हुआ भी हो तो मुझे डॉक्टर के क्लिनिक का रास्ता आता है, खुद चली जाऊँगी। मैं ले जाऊँगा तो क्या बुरा होगा? इस वक्त सिर्फ मजबूरी के तहत आपके हमरा सफ़र करी हूँ, वरना मैं आपसे इतनी फेवर लेना भी नहीं चाहती हूँ। फेवर कैसी? बहैसियत मेरी बीवी के तुम कानूनी तौर पर अब भी मेरी जिम्मेदारी हो। नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ से आज़ाद कर चुकी हूँ। अब्बास की वजह से ताशफिन ने बहस को तूल ना दिया, खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वो सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदे पड़ी थी जब ताशफिन के फ़ोन पर कॉल आने लगी। हेलो, कब? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा कि इसने मोटी सी गाली देते हुए बोलना शुरू किया। तुम इन लोगों को किसी भी तरह अंदर आने से रोक दो। कोई लड़का सामने ना, इनसे को ताशफिन को लेने आए तो इसी को लेकर जाना। इनको बताओ ताशफिन अपने घर पर है, जहाँ रेड डालने आए हो, वो यहाँ नहीं रहता। मैं लाहौर के करीब हूँ, यही 30 मिनट तक पहुँच जाऊँगा। इसने फ़ोन बंद करके दूसरा नंबर मिलाया। फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखे गाड़ी चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, ताशफिन अर्ज़ कर रहा हूँ। 2 सेकंड तक सुनता रहा, फिर बोला, सर इन लोगों ने मेरे खिलाफ पर्चा काट कर वारंट निकलवाए हैं। सर मैं कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाह रहा। अभी तक जो कुछ हुआ वो सेल्फ डिफेंस है। इन्होंने मेरे भाई के घर पर कब्जा जमाकर घर के अफराद को ज़बरदस्ती यरगमाल बनाया हुआ था। यरगमाल
एक तरफ इन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने हारिस के लिए पुलिस से रब्ता किया वो उसको जानी नुकसान पहुंचा देंगे, और दूसरी तरफ ये पुलिस का सहारा लेकर हमारे बंदे उठाना चाह रहे हैं। सर मुझे हर हाल में अपना भाई इनके शिकंजे से आज़ाद करवाना है। अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो गया तो हमारा बहुत सारा खसारा होगा। मैं कोई बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दें कि मैं इन लोगों से इनके अंदाज में डील कर सकूँ। सर आई नीड योर परमिशन। सामने रश आ गया जिस पर इसने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके फ़ोन डायल के पास रखा। कोई आदमी संजीदगी से कह रहा था, यंग मैन मैं अभी कॉल करता हूँ, जो भी तुम्हें गिरफ्तार करने का ढोंग रचा रहा है मैं इसे डील कर लेता हूँ। हाँ, अगर पुलिस की बजाय सिविलियन कोई तुम पे या तुम्हारी फैमिली के किसी फ़र्द पर हमला करता है तो तुम्हें अपने दफ़ा करने का पूरा हक है। बेहतर तो यही होता कि आज वाले वाक़े का फौरी पर्चा कटवाया जाता, मगर चूँकि अभी हमें हारिस को ढूंढना है तो इस मामले को बाद में देखेंगे। जो मालूमात तुमने मांगी थी वो मैं तुम्हें ईमेल कर देता हूँ। हारिस तो भाई गया ज़रूर था, मगर सिर्फ 2 दिन के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया था। इसकी फ़्लाइट लाहौर की बजाय कराची की थी। इससे आगे हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो ये शो करे कि कराची से वापस लाहौर आया या कहीं बाहर गया हो। आखिरी मालूमात के मुताबिक हारिस कराची में ही है। थैंक यू सर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इंशाल्लाह नई सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। हाँ ज़रूर यंग मैन, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स अगेन सर, अल्लाह हाफिज़। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि इसका फ़ोन एक दफ़ा फिर बजने लगा। ऑन करके स्पीकर लगा। जी असद, ताशफन वो लोग चले गए। अच्छा हाँ, मुश्ताक सिकंदर को कॉल आई थी, इसके बाद फ़ौरन निकल गया। मैंने ऊपर बात की थी, इन्होंने इसको बुलाया, मगर ताशफन मुझे इनकी जानिब से खदशा है। ये लोग आज रात दोबारा कोई शरारत ज़रूर करेंगे। चलें देखते हैं। इसने एक दफ़ा फिर कॉल काट दी। जुगन पूरी तरह इसकी तरफ रुक के इसको एक एकटक देखे जा रही थी। ताशफन ने इसकी जानिब एक नज़र डालकर तसल्ली दी। ज़िंदगी में सख्तियाँ आती जाती हैं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, मगर ये सब हुआ कैसे और क्यों? तुमने क्या किया है जो तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी में? झूठी FIR काटी गई है, किस बुनियाद पर? ऑन ड्यूटी SP के साथ हाथापाई किया, इसको मारा है। मारा होगा तभी FIR कटी। हाँ, एक थप्पड़ मारा था, मगर इल्म होता वो ये कार्रवाई करेगा तो मैं 2 3 4 और लगा देता। तुम खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रखते? तुम गलती पे गलती करते हो, सीखते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो हम सब बस तुम्हारे गम में जिए? कब तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे? तुम मुझे तो गोली ही मारो, अब्बू का ही सोच लो, वो बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारी तबीयत नासाज है, क्यों ख्वामखा गुस्सा करके आपे से बाहर हो रही हो? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ये सब होता। तुमने बिशारत हुसैन को पकड़ा और ये दुश्मनी शुरू ही रहने देते ना। जहाँ इतने लोगों को इंसाफ नहीं मिला वहाँ शाहरुख को भी इंसाफ न मिलता तो सब्र आ जाता, मगर अब जो आग यहाँ फैल गई है वो सब कुछ ख़त्म कर सकती है। ताशफन ने चंद लम्हे कुछ न कहा, फिर धीमे से अंदाज में बोला, अब्बास के सामने इन बातों का तस्करा नहीं करना चाहता। हारिस को मेरी वजह निशाना नहीं बनाया गया, इसके कारोबारी मामलात की वजह से ऐसा हुआ है। मैं तो इसी दिन के डर से इसको समझाने भी किया था, पर खैर किस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? जैसे वो लाहौर में दाखिल हुए ताशफन ने पूछा, जिस पर जुगन ने इनकार कर दिया। मुझे घर जाना है। घर जाकर अगर तुम्हें वॉमिटिंग दोबारा शुरू हुई तो फिर बेहतर है कभी दवा लेकर जाएँ। आहो हो हुण अपने मसले मसाइल करे कि तेन डॉक्टरों से लैके दौड़े तो हुणे लैके चली जाए, मैंने तो मामला गड़बड़ लग रहा है। जुगन खामोश हो गई। सब कुछ जानने के बाद रही सही हिम्मत भी जैसे ख़त्म हो गई। ताशफन ने गाड़ी एक प्राइवेट अस्पताल के सामने रोकी और इन दोनों को हमरा लिए अंदर आ गया। अब्बास की शक्ल से परेशानी झलक रही थी। ताशफन ने इसको अपने साथ लगाया। हाँ तो जवान, शादी कैसी लगी? अब्बास ने अपने उमड़ आने वाले आंसू ताशफन की कमीज़ के साथ ही रगड़कर साफ किया और बोला, अच्छी थी। माँ को बातों वगैरह से बहला कर रखना ताकि वो कल रात के वाक़यात भूल जाए। तुम इसके अच्छे दोस्त हो। हारिस भाई किधर है? मैं नहीं जानता हूँ, मगर बहुत जल्द हम सुराग लगा लेंगे। फिर से फ़ोन बजने लगा। एक नज़र नंबर पर डालकर वो अब्बास से बोला, तुम अपनी आपा के पास जाओ, मैं ये कॉल सुन के आता हूँ। जुगन ने इंतज़ार भी नहीं किया, अब्बास का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, जबकि फ़ोन कान से लगा वापस बाहर आ गया। आधे घंटे बाद जुगन वापस आई तो वो भी अभी तक फ़ोन पर लगा हुआ था। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। अब्बास बोला, आपा डॉक्टर ने क्या बताया? जुगन ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपना आंसू साफ कर भराई हुई आवाज़ में बोली, कुछ नहीं जान, बस कहती है मौसम की तब्दीली का असर थकावट है। फिर आप रो क्यों रही हैं? इस दफ़ा पहले से भी भराई हुई आवाज़ में बोली, कब रो रही हूँ? ये तो बस आंसू निकल आते हैं, वरना मैं क्यों रोऊंगी? अपने नुस्खे वाली पर्ची ले, मैं इस सामने वाले मेडिकल स्टोर से दवा लेता आता हूँ। नहीं बाशी, कल ले लेंगे। अभी अपने भाई को बोला हमें घर ले चलें। ताशफन खुद ही आगे जुगन का पीछे बैठना महसूस किया और रुख मोड़ कर से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? कहते जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में दुख का बाइस बने इनसे परहेज़ करो। दुख का मेरे से क्या ताल्लुक है? दुख हो तो मैदा भी मुतासिर होता है। यह हद से ज़्यादा भूख लगती है, यह भूख बिल्कुल मर जाती है। मुझे घर जाना है। ताशी भाई बास की बात बीच में ही रह गई क्योंकि एक दफ़ा फिर इसका फ़ोन बजने लगा। अब्बास ने उदास नज़र से जुगन को देखा, फिर खिड़की के शीशे से सर टकाकर बाहर देखने लगा। ताशफन फ़ोन पर न जाने किस किस के साथ सर खपा रहा था, किसी के साथ मसलत से बोल रहा था, किसी की सीधी बेइज्जती कर रहा था। जुगन गाड़ी वाले बंगले के सामने रुकी तो दिल पर एक घूंसा गाड़ी जुगन वाले बंगले के सामने रुकी तो दिल पर एक घूंसा सा पड़ा। इस दिन के बाद वो इस घर में दोबारा नहीं आई थी, और आज आई तो इसके साथ, उसी के साथ थी जो इसके दिल का महरम था। पर दोनों के दरमियान एक
दफ़ा फिर दूरी आ गई थी। शरई तौर पर वो अब भी एक थे, मगर दिल के शीशे में दरार आ गई थी। ना जाने अब ये दूरी कभी कुर्बत में बदल सकती थी कि नहीं। इसने अपनी मुट्ठी में दबे कागज़ को देखा और फिर गाड़ी से निकलते शख्स को। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस घर में कदम रखे, मगर जब अब्बास ने इसकी जानिब का दरवाज़ा खोला तो नाचार इसके साथ चल पड़ी। अंदर आकर ठीक ठाक हैरत का झटका लगा। ना सिर्फ मम्मी डैडी मौजूद थे, बल्कि इसरार अहमद, फारिस और हसीब भी इधर ही थे। एक भाई शहरियार को बहला रहा था तो दूसरा माह के साथ कलरिंग कर रहा था। मम्मी ने जुगन को गले लगा और कितनी देर रोती रही और बार बार एक ही जुमला दोहराती रही, मुझे माफ़ कर दो जुगन, ताशफिन को समझने में हमसे गलती होगी। आज इसने अपनी जान पे खेल कर हमें बचाया। मैंने इस बच्चे का बहुत दिल दुखाया, शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने साबका रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आहो जब तेरे ताड़े नाल चंगा होया तो सारा चंगा हो गया, तो उनकी जुगन की ज़िंदगी बर्बाद करने लगे किसी ने भी नहीं सोचा, ना ताशफिन ने, ना माँ ने, ना भैन ने। खुद गर्ज लोग। वो स्पाट चेहरा लिए इनको सुनती रही। डैडी ने इसकी पेशानी चूमी, खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर अब्बास ने बता दिया कि आपा को फूड पॉइजन हो गया। आते हुए डॉक्टर को दिखाकर आई, वो सबके सवालों से बचने के लिए बोली, अलमासा भी नज़र नहीं आ रही। वो शहरियार की चीज़ें लेने अपने घर गई है। जुगन को वैसे भी खड़ा होना माहौल हो रहा था, वो थकन का बहाना बनाकर ऊपरी मंजिल पर बने बेडरूम्स में से एक में बंद हो गई। कितनी देर तक बेड पर गायब दिमागी हालत में पड़ी रही, वहीं आंख लग गई। जब दोबारा आंख खोली तो अंधेरा छाया हुआ था। वो बेडरूम से बाहर आई तो कदम खुद ब खुद अलमास के घर की जानिब उठ गए। बीच वाला दरवाज़ा नीम हुआ था और अलमास के ड्राइंग रूम से होती इसकी सीढ़ियों आई तो नीचे से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ को पहचान की अलमास रो रही थी। ताशफिन वो लोग ना जाने हारिस के साथ कैसा सलूक रमा रखे हुए होंगे। इतना सारा वक्त गुजर गया, हम किसी की मदद भी नहीं ले सकते। काश मैंने तुम्हारी और डैडी की बात मान ली होती। काश हम लोग बशारत हुसैन के साथ किसी भी डील में इन्वॉल्व ना होते। जुगन ने आधी सीढ़ियाँ उतरी थी और सामने का मंजर देखकर खून ही जल गया। इसकी बहन ताशफिन के शाने पर सर टकाए खड़ी रो रही थी और उसका सर थपकते हुए तसल्ली दे रहा था। जुगन को अपने गुस्से पर काबू न रहा। ज़ोर ज़ोर से 3-4 दफ़ा ताली बजाकर बोली, बहुत खूब, इसने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को जलील किया और दूसरी तरफ न जाने तुम्हारा शौहर भी वापस आता है कि नहीं। ये टसवे बहाने बंद करके अब ऐसा करो, दोनों एक दूसरे से निकाह कर लो ताकि तुम लोगों के गिर्द बसने वाले लोग सुकून से जी सकें। ताशफिन की नज़र झुकी हुई थी और माथे पर तेवरी उभरी थी। अलमास शौक के आलम में बोली, तुम इतनी संगदिल हो, मुझ पर टूटने वाली क़यामत में मुझसे इजहार हमदर्दी करने की वजह इतनी नीच और घिनौनी बात कर रही हो। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? शर्म? किस शर्म की बात कर रही हो? हाँ, किस शर्म की बात? तुमने अपनी झूठी अना को बचाने के लिए मेरी इज़वाजी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। तुम्हें इल्म था मैं वहाँ खुश हूँ, फिर भी तुम बाज ना आई। कभी सोचा तुम्हें इस शख्स से मसला क्या है? कहीं अपने शौहर की बजाय इसके भाई की मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं हो कि इसको किसी और औरत के साथ हंसता देखना तुम्हें गवारा नहीं हुआ, चाहे वो औरत तुम्हारी बहन ही हो। अच्छा है हारिस भाई वापस ना आए, वरना तुम्हारी असलियत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जुगन को ताशफिन को जुगन की आखिरी बात पर सही वाली तप चढ़ी थी और एक बार फिर 2-2 सीढ़ी चढ़ता ऊपर आया। अलमास रंधी हुई आवाज़ में बोली, मुझसे नफरत हो गई, मगर प्लीज़ हारिस के लिए ऐसी बात ना करो। दुआ करो मेरे बच्चों का बाप ना छीना जाए। तुम्हारे बच्चों का बाप ना छीना जाए, इसके लिए सब दुआ करें। और मेरे बच्चों के बाप का क्या, जिसको तुमने इनसे छीन लिया? मैं डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ। डॉक्टर कहता है मुबारक हो, आपकी 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। और डबल मुबारकबाद ने मिसेस ताशफिन, क्योंकि आपके जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। जुगन की आवाज़ रंध गई। इसने अपने बाजू पर रखा ताशफिन का हाथ गुस्से से झटक दिया और दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, मुझे तुम दोनों से नफरत है, कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसने अभी तक अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट ताशफिन के सामने फेंकी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर जिस रास्ते आई थी वहीं से पलट गई। ताशफिन इसको जाते देखते रहा, फिर थके हुए अंदाज में सीढ़ियों पर बैठकर मसली हुई रिपोर्ट उठाई और खोलकर पढ़ी। डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ अल्ट्रासाउंड स्कैन की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जुड़ी हुई थी। ताशफिन ने रिपोर्ट पढ़ी और अपना दायां हाथ आंखों पर रखकर नफ़ी में सर हिलाया, फिर हारे हुए जवारी की तरह दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। अलमास ऊपर आई, इसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पड़ी नम आंखों के बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ताशफिन को मुबारकबाद देते हुए बोली, ताशफिन तुम्हें बहुत मुबारक हो। वो नाराज़ है इसलिए अपने दिल की भड़ास निकाल कर गई है। जो भी इसने कहा दिल पे से नहीं कहा है। जाओ इसको देखो, यकीनन रो रही होगी। मैं बाकी सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ और दिखाती भी हूँ। ताशफिन के इस बात में सर हिलाया, मगर फ़ौरन उठ करना गया। अलमास चली गई और वो एक हाथ गाल के नीचे रख कर बैठा रहा। यही होना, मेरा दिल करता मैं इन दोनों को फैर मार दूँ। मैं जुगन के साथ हूँ, जुगन ने जो भी कहा सही कर। दोनों ही चवल आदमी है, चवल है। ताशफिन साहब अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर सके थे, अलमास तो है ही चवल ज़माने दी। उसका नहीफ वजूद मिट्टी और गर्द से अटा फर्श पर पड़ा बिल्कुल बेजान महसूस हो रहा था, मगर गनूदगी छाए जहन के साथ भी ये महसूस कर सका था कि बिल्डिंग में भगदड़ मची हुई है। दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। लोगों की चीखों पुकार से एक पल को तो वह समझा शायद क़यामत बपा हो गई है, जो खामोश हमारे से यूँ अचानक शोर उठ रहा है। इसको वक्त का हिसाब भूल चुका था। दिन, घंटे, मिनट सब गड़बड़ हो चुके थे। ये भी याद नहीं रहा कि आखिरी दफ़ा हलक से नवाला कब उतरा। पानी जैसी नेमत की कदर अब हुई थी, जब अपनी अयाशी में किए कई घंटों के हिसाब से स्विमिंग और लंबे लंबे शावर याद आते तो दिल से बेख्तियार आह निकलती। अब तो इसको बाथरूम की भी ज़रूरत महसूस न होती। जब कुछ खाता तो जिस्म वेस्ट बनाता। इसे याद आता कि वो अपनी बालकोनी में पड़े झूले पर बैठा हुआ था। माँ इसकी गोद में थी। जब भी झूला ऊपर को जाता, इसकी माँ के लंबे बाल उठकर इसके बाप के चेहरे को छूते। दोनों बाप बेटी इकट्ठे पोइम पढ़ रहे थे। राइम की आवाज़ कहीं दब गई। माँ की आवाज़ भारी बूटों की धमक में बदल गई।
हारिस ने आंखें खोलकर देखना चाहा, मगर अंधेरे में बारीक सी रोशनी की लाइन नजर आई जो आवाज़ों के साथ गड़बड़ हो रही थी। यार तू कितने चला जाना। सर विक्टिम मिल गया, हम इसको बाहर ला रहे हैं, ओवर एंड आउट। वो एक दफ़ा फिर झूले पर बैठ गया जो नरम नरम हरकत के साथ हिलता रहा। कभी घुप अंधेरा हो जाता, कभी तेज़ रोशनी इसकी आंखों की मंदबुतलियों पर जोरदार दस्तक देती। कई आवाज़ें जागती, फिर एकदम खामोशी छा जाती। पर अब जब भी वो होश में आता, वो महसूस कर सकता था कि इसका जिस्म बेजान नहीं था, बल्कि अब अपने जिस्म में हल्की फुल्की तवानाई पैदा होते महसूस कर सकता था, पर इतनी ज़्यादा नहीं। इस दिन पहली दफ़ा कोई शनासा आवाज़ समाज से टकराई। हारिस का बहुत जी किया कि जल्दी से आंखें खोलकर साहब आवाज़ का दीदार करे, मगर चाहकर भी अपने गिर्द शायद अंधेरे से लड़ने में कामयाब ना हो सका। अगर तुम लोगों को हारिस स्टार की जान अजीज़ है तो 40 करोड़ का इंतजाम करना होगा। इतनी बड़ी रकम हमारे पास मौजूद नहीं, और तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा भतीजा मेरे पास है। तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दूसरी जानिब नज़ीर हसन ऐसे हंसा जैसे ताशफे ने कोई लतीफ़ा सुना दिया। भतीजा मेरा अगर किसी काम का होता तो वो तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से ना आता। इसको मेरी तरफ से गोली मार दो, इतने नकम्मे इंसान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। ताशफिन को नए सिरे से परेशानी ने आ घेरा। क्या बिशारत हुसैन भी तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा? मैंने इसकी हुक्मरानी में 21 साल गुजारे, हर फैसला इसका मानना पड़ता है। मेहनत मैं करता हूँ, नाम इसका होता है। मैंने बहुत सोचकर बिशारत हुसैन के केस से दूरी इख्तियार कर ली है। इसलिए जो मोहरे तुमने अपने भाई को बचाने के लिए चलने थे वो नाकाम हो गए। मेरी तरफ से दोनों को मार दो, मुझे बस अपनी रकम से गर्ज है। तुम्हारे पास कल शाम 4 बजे तक का वक्त है। इसके बाद मैं बारी बारी तुम्हारे भाई के जिस्मानी अज़ा तुम्हें भिजवाना शुरू कर दूंगा। मेरे सामने गरीबी का रोना मत रोया कर। हारिस की बीवी बहुत दफ़ा बहुत सी महफिलों में अपनी दौलत और बैंक बैलेंस का जिक्र सरेआम कर चुकी है। इसको बोलो आज अगर सुहाग की ज़रूरत है तो अपने सेठ बाप की तिजोरियों के मुंह खोले, वरना कल 4 बजे के बाद अपने शौहर पर फातिहा पढ़ ले। फ़ोन बंद हो गया। ताशफिन ने मेज़ पर रखा ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। सेठ साहब हारे हुए अंदाज में बोले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 करोड़ का इंतजाम कर सकता हूँ। अलमास, तुम अपनी फ्रेंड से रब्ता करो, तुम्हारा सारा हल्का बाप बहुत अमीर है। अगर कोई 10 करोड़ की रकम दे देता तो हम हारिस को बचा सकते हैं। डैडी, मुझे 4 दिन पहले ये कॉल आई थी। मैंने जिस शख्स को भी अपना मसला बताया, इसने दोबारा हाल पूछना तो दरकिनार मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैं अपने मिलने वालों से रब्ता करता हूँ। डैडी, मैं ये घर कारोबार सब बेचने को तैयार हूँ, पर हारिस को बचा लें। मैं तुम्हारे घर और कारोबार को शामिल करके 30 करोड़ तक पहुँचाऊँ। अलमास, तुम और मैं सड़क पर आ जाए तब भी 40 करोड़ जमा नहीं कर सकते। डैडी प्लीज़ कुछ करें। मैं और क्या करूँ? अपनी सारी उम्र की पूंजी तक गंवाने को तैयार हूँ। क्या ये कम है? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई मुझे 10 करोड़ का कर्जा दे दे। 10 करोड़ ना हो गया, 10,000 हो गया। ताशफिन बाहर लॉन में निकला। असद की कॉल आ रही थी जिसको उसने ज़बरदस्ती घर भेजा था। जी असद, क्या इसका फ़ोन आया? अभी तक इंतज़ार हो रहा है। फ़ोन आया, मगर इस आदमी ने अपना रंग बदल लिया। पहले भाई भाई करने वाला पैसा पैसा कर रहा है। कितने मांग रहा है? 40 करोड़। कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यार बात पैसे की नहीं है, मुझे इस आदमी का भरोसा नहीं है। ये मुँह मांगी रकम लेकर भी मुकर सकता है। हमें कुछ ऐसा प्लान तरतीब देना पड़ेगा कि अगर ये हमारे साथ गेम भी कर रहा है तब भी हम किसी तरह हारिस तक पहुँच जाए। मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। आप भी सोचें इस चीज़ का, मैं भी सोचता हूँ। क्या इसने कोई डेडलाइन दी है? कल शाम 4 बजे तक। अब हल यही है, रकम अपनी मर्ज़ी की जगह पर बुलाकर दी जाए और नोटों के दरमियान ट्रैकर रखा जाए, क्योंकि अब मैंने तहैया कर लिया कि इसकी सारी गैंग को ख़त्म करके चैन लूँगा। चलो ताशफिन दे हुन तैयार हो गया, हुन नहीं बचदा नज़ीर से। ताशफिन के अल्फाज अभी मुंह में थे कि बाजार में से गुजरने वाली गाड़ी से 2 आदमी ने क्लाशनिकोव के साथ जुगन वाले बंगले पर फायर खोल दिया। फायरिंग करने वालों की गर्दनें दीवार के ऊपर से नजर आ रही थी। वो लोग एक दफ़ा फायरिंग करते फुल स्पीड से गुजर गए, फिर मुड़कर वापस आए। ताशफिन इस वक्त बिल्कुल निहत्था था। रात के 8 बज रहे थे। बाहर लॉन की सारी बत्तियां जल रही थी। इसकी तरफ आने वाली 2 गोलियां दोनों दफ़ा किसकी तेज़ी से भागने की वजह से गमलों में जा लगी। जब तक वो भागकर अंदर से अपने लिए कोई हथियार लेकर आया, छत पर बैठे फारिस ने सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल के स्कोप में देखते हुए ताशफिन की हदायत पर 100% अमल करते हुए निशाना बांधकर सबसे पहले गाड़ी का टायर उड़ाया, फिर दूसरी गोली चढ़ाकर लड़खड़ाती गाड़ी में से लटकने वाले गुंडे की खोपड़ी को उड़ाया। इतनी देर में गाड़ी फटे हुए टायर के साथ फुल स्पीड से निकल गई। फारिस ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ताशफिन तुम्हें लगी तो नहीं? तुमने बचा लिया बॉस। ताशफिन ने वहीं से फारिस को सलूट मारा। फारिस ने मुस्कुराते हुए सर को हल्का सा खम दिया। ताशफिन ने एक दफ़ा गेट वगैरह के लॉक चेक किए और अंदर आकर नज़ीर हुसैन का नंबर मिलाया। तुम एक नंबर के नाम मर्द हो, तुम्हारी एक बात नहीं है। पहले तुमने मेरे भाई को छोड़ दो, फिर कहा 40 करोड़ लोगे। अब अपने कुत्तों को आमने ने मेरे घर पे भेज रहे हो।
मैं बड़ा सब्र दिखा रहा हूँ, मगर एक बात तुम ना भूलना नज़ीर हुसैन, अगर मेरी फैमिली में कोई जानी नुकसान हुआ मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। ये मत समझना कि मुझे इल्म नहीं है कि तुम इस वक्त किस होटल के किस प्राइवेट रूम कमरे में रखे अपनी रखेल के साथ बैठकर सरेआम जुआ खेल रहे हो। ज़रा ध्यान रखना, लालच इंसान को अंधा करके मारता है। अब अगर तुम्हारा भेजा हुआ कोई टट्टू इधर आया तो तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। घर में उठने वाली नस्वानी चीख ने सारा घर हिला कर रख दिया। ताशफा ने बमुश्किल कॉल काटी और जिस जानिब से आवाज़ आई इधर को भाग गया। घर की दूसरी मंजिल पर बेडरूम की बालकनी में खड़ी अनम चीखने के साथ साथ थर-थर कांप भी रही थी। ताशफिन और फारिस आगे पीछे फूली सांसों के साथ वहां पहुंचे। बालकनी के मंजर को देखकर ताशफिन के चेहरे से सारा खून निचड़ गया। फारिस को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। ताशफिन के लबों से बेख्तियार सदा निकली, या अल्लाह करम। जुगन को गोली लगी थी। ताशफिन ने खून में उथली जुगन की नीम बेहोश वजूद को सीधा करके सीना बस टटोल ली। अच्छा हुआ, अब ताशफिन साहब को पता लगेगा कि हुन सिर्फ तड़फी दा ही हुंदा है या किसी बंदे का अगले बंदे का ख्याल भी करते हैं। अगले पल वह धाड़ रहा था। फारिस जल्दी गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। फिर वो अनम पर चलाई। ये यहाँ क्या कर रही थी? जुगन को बाहों में उठाकर नीचे की तरफ जाते हुए साथ साथ हदायत कर रहा था। हसीब मेरी जेब से फ़ोन निकालो, असद को कॉल करो, वो इधर घर पर आ जाए। सारी बत्तियां बंद कर दो, दरवाजे लॉक रखना, सबको नीचे तहखाने में ले जाओ। तुम और असद ऊपर छत पर रहकर निगरानी करना। कोई भी मशकूक अफराद घर की तरफ में आता देखो शूट कर देना। जब तक वो गाड़ी तक आया इसका चेहरा पसीने में नहाया हुआ था। जुगन का सर इसके धड़कते सीने पर रखा था। जुगन की आंखें बंद थी। फारिस ने दरवाज़ा खोला। वो जुगन को किसी बच्चे की तरह गोद में भरकर सीट पर बैठ गया। फारिस ने इसका दरवाज़ा बंद किया, ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले ही पल गाड़ी गेट पार करने के बाद हवा से बातें कर रही थी। ताशफा ने जुगन को होश दिलाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। जुगन एक दफ़ा मेरी तरफ देखो। फारिस जल्दी कर यार, ये आंखें नहीं खोल रही। फारिस ने अपनी सी कोशिश करते हुए उसको बुलाया। प्यारी आपा होश करें, भाई गोली लगी किधर है? मुझसे मत पूछो। जुगन का गर्म खून ताशफिन के शर्ट तक भिगो गया और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और वो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था, जिस्म के ऊपरी हिस्से से खून बह रहा, अगर निशाना दिल बन चुका हुआ तो? ताशफिन ने इसको अपने साथ भेज कर इसके बालों पर अपने लब रखे। या अल्लाह मुझ गुनाहगार पर रहम करे, इसको कुछ ना हो। उसको भी अपने से लादा जुरा कर रहा था ना, तो खून भूकत चबल आदमी। फारिस ने गाड़ी एक टॉप क्लास प्राइवेट अस्पताल के सामने रोकी। एमरजेंसी स्ट्रेचर लाकर इस पर जुगन को डाला गया। फारिस ने हर किस्म के कानूनी कार्रवाई वाले सवालों का गला ये कहकर घोड़ दिया कि वो अस्पताल के मालिक का जानने वाला है और ज़ख्मी औरत इंचार्ज की रिश्तेदार है। साथ ही उसने जेब से फ़ोन निकालकर अपने क्लास फेलो मुजम्मिल को कॉल की जिसके बाप का अस्पताल था। इसने सारा माजरा क्या सुना। मुजम्मिल ने इसी वक्त अपने बाप से कॉल करवाकर जुगन के इलाज के मुतालिक वीडियो ऑर्डर दिए। ताशफिन वहीं गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके दामन और हाथ सब पे खून के धब्बे थे। अदर जुगन को दाखिल कर लिया गया। फारिस ने आकर ताशफिन को तसल्ली दी और सूरत हाल से आगाह किया। वो सर झुकाकर बैठा सब कुछ सुनता रहा। फारिस वापस अंदर चला गया। ताशफिन ने अपने हाथ जीन्स पर रगड़े और जीन्स में अड़सा पिस्टल निकालकर मैगजीन चेक किया। 12 में से 10 गोलियां मौजूद थी। इसने एक एक करके सारी गोलियां वापस मैगजीन में डाली। मैगजीन को पिस्टल में लोड के गोली चढ़ाई और सेफ्टी कैच लगाकर सीट की पिछली सीट से निकलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर पहले से इग्निशन में लगी चाबी को घुमाया। गाड़ी में जिंदगी की लहर दौड़ गई। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, जुगन का खून में लथपथ हुआ वजूद। इसकी आंख बंद आंखें, इसकी खामोशी, जुगन के ताशफिन के दिल में सफ़े मातम बिछ गई थी। अभी कल ही तो उसने ताशफिन पर अपना गुस्सा निकाला था। अलमास के हवाले से बहुत नासेबा बातें कर गई थी। जुगन की प्रेगनेंसी का सुनकर ताशफिन के दिल पर जो सरशारी की कैफियत छाई थी वो जुगन की बातों से मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि उसने नाराज़गी के इजहार के तौर पर जुगन से बात नहीं की थी, क्योंकि बच्चों की आमद को सुनने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता तक वो इसको छोड़ देगा। अपनी गलती के पहले दिन ही वो ये बात जानता था कि अगर वो सच्चे दिल से जुगन के आगे हाथ जोड़ देगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसको माफ़ ना करेगी। वो इसकी थी। इसका दिल सिर्फ ताशफिन के लिए धड़कता था। हालांकि ताशफिन इस काबिल है नहीं। नो डाउट हर मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन जुगन के मामले में तो नहीं ना अच्छा। तो मैं जुगन के तनाज़र से इसको देख रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे ताशफिन का दिल जुगन के नाम पर रक्स करने लगता था। जब दिलों में जगह हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और जब दिल ही एक दूसरे से बेजार हो जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। मोहब्बत करने वालों के लिए जुदाई मौत है। महबूब के जिक्र से दिल आबाद रहता है। महबूब का दीदार आंखों को नूर है। महबूब की हर अदा क़यामत होती है। वो जफा करे या वफा करे, महबूब तो बस महबूब रहता है। इसने 2 पल को आंखें बंद करके अपनी सोचों को एक जगह पर फोकस किया, फिर गहरी सांस भरते हुए गाड़ी मखसूस मंजिल को डाल दी। फ़ोन मिलाया। दूसरी बैल से पहली बैल पर ही जानिब से पहली बैल पर ही जवाब मौसूल हो गई। जी सर, मेरे अगले इशारे का इंतज़ार करो। जैसे तुम्हें मेरा टेक्स्ट मौसूल हो बिल्डिंग का फायर अलार्म ऑन कर देना। जी सर। 20 मिनट बाद इसकी गाड़ी मुल्क के एक बड़े होटल के सामने मौजूद थी। इसने मैसेज में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखकर भेज दिया, नाउ। अगले ही लम्हे फायर अलार्म का शोर बाहर तक आ रहा था। लोग भागते हुए बिल्डिंग से निकल रहे थे। वो गाड़ी से निकल आया और होटल के बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल सामने एक साइड पर खड़ा होने के बाद हर आने वाले को गौर से पढ़ रहा था।
इसको सिर्फ एक चेहरे की तलाश थी, लोगों में जैसे भगदड़ मची हुई थी। इसको टेक्स्ट मौसूल हुआ, सर वो पिछले दरवाजे की जानिब जा रहा है। ताशफिन रश में से चलता हुआ दूर हुआ और फिर भागना शुरू कर दिया। जैसे रोशन होटल के पिछवाड़े में बना पार्किंग लॉट करीब आया, ताशफिन ने भागना तर्क करके लंबे लंबे डग भरने शुरू कर दिए। जिस वक्त वो नज़ीर हुसैन की गाड़ी के पास पहुंचा, नज़ीर हुसैन ड्राइविंग सीट पर विराजमान था और इसके एक गार्ड ने फ्रंट सीट पैसेंजर सीट का दरवाज़ा मॉडल फिगर की लड़की के लिए खोल रखा था, जो अपनी हाई हील की वजह से आहिस्ती से चलती इसी तरफ आ रही थी। ताशफिन ने पहले गार्ड की टांग पर फायर किया और दूसरे की पसलियों से नीचे, दोनों गिर गए। इससे पहले कि नज़ीर हुसैन गाड़ी भगा ले जाता, ताशफिन भागता हुआ जाकर खुले दरवाजे से अंदर बैठ गया। वो लड़की चीखें मारती मुखालिफ सीट में लड़खड़ाते हुए भागती जा रही थी। तुम जैसे लोग पानी का बुलबुला होते हैं, अपनी कोई जुर्रत नहीं है, कोई जिगरा नहीं है, फ़कत एक दौलत के बल पर कईयों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। अपने गार्ड को कितनी तनख्वाह देते हो? ज़रा इनकी जान की क्या कीमत आती है? 50,000। इन पिछले चंद दिनों में तुमने अपने कितने आदमी मरवा दिए। इन्हें तुमसे मोहब्बत तो ना थी ना, वो तुम्हारे माँ जाए थे, वो तो मजबूर लोग थे, अपने पेट की खातिर तुम्हारे कहने पर जुल्म करने वाले। इनकी जान तो टकों में चली गई। ना जाने इन सबको कब्र के लिए 2 गज ज़मीन भी मैसर हुई है कि नहीं, होती है कि नहीं। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। एक गंदी मछली ने कितनों को दागदार किया। मैंने तुमसे कहा था नज़ीर हुसैन कि अगर मेरे किसी फ़र्द का जानी नुकसान हुआ तो तेरी ईंट से ईंट बजा दो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे राब्ते नज़ीर अहमद की बात अभी मुंह में ही थी जब ताशफिन के पढ़ने वाले मुक्के ने नज़ीर हुसैन नहीं जी आते कि आंखों के सामने तारे निचवा दिए। ताशफिन ने सीधे हाथ की मदद से नज़ीर हुसैन का सर पीछे से पकड़कर पूरी ताकत से इसका चेहरा स्टीयरिंग पर मारा और दूसरा मुक्का इसके पेट पे मारा। नज़ीर हुसैन की इतने ही में कराह निकल गई। तुम्हारे राब्ते अब इसी वक्त काम में आने चाहिए जब, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला कि तुम अपनी शक्ल बचाने से माजूर हो जाओगे। अगर यहाँ पार्किंग लॉट पे बेबसी की मौत मरना नहीं चाहते तो नज़ीर हुसैन, तो गाड़ी चलाओ, कहीं फुर्सत से बैठकर बात करते हैं। यहाँ हमारे डिस्टर्ब होने का खदशा है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। ताशफिन ने अपनी कहनी इसके जबड़े पर मारी, पिस्टल इसकी कनपट्टी पर रखा और बोला, ना तू मेरा रिश्तेदार है, ना मुझे तुमसे किसी किस्म की हमदर्दी है। बस मेरी एक गोली ज़ाया होने तुम्हारा काम हो जाना है, इसलिए अक्ल से काम लो। मौका दे रहा हूँ तो इसका फ़ायदा उठाओ। चलो। नज़ीर हुसैन ने होंठ से बहता खून आस्तीन के साथ पहुँचते हुए गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। ताशफिन ने उसको बताया कि वो कहाँ जाकर गाड़ी रोकेगा। शहर से निकलकर एक वीरान पगडंडी पर इसने गाड़ी रुकवा दी। अपना फ़ोन निकालो, मेरे आदमी मेरी तलाश में निकल खड़े हुए होंगे, बहुत जल्द वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे साथ जो होगी इसके लिए खुद को तैयार कर लो। मैं इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, करो ना जो करना है। एक थप्पड़ ही मार लो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। अब तुम्हारी बारी है सुनने की। अपने आदमी को फ़ोन करो और उससे कहो हारिस को इसके घर पर छोड़ कर आए। ये मुमकिन नहीं। ताशफिन ने इस दफ़ा पहले से भी ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। फिर बोलो, क्या मुमकिन नहीं है? तुम बहुत पछताओगे। हाँ, अगर तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा तो पछतावा रहेगा कि गंद ख़त्म करने का मौका अल्लाह ने दिया और मैंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। फ़ोन कर कुत्ते। तुम्हारा भाई लाहौर में नहीं है, मुझे इल्म है कि वो लाहौर में नहीं है, इसको तुमने कराची में रखा हुआ है। अपने आदमी से कहो कि इसको रेंजर्स के दफ्तर में छोड़ कर आए और रेंजर्स वालों से बात करवा कर तस्दीक दें कि इन्होंने तेरी हिदायत पर अमल किया है। तुम मुझे जाने तो मैं जाकर तुम्हारे भाई को रहा कर दूंगा। गाड़ी में फायर हुआ। नज़ीर हुसैन की चीखें काबू से बाहर हो गई। ताशफिन ने उसके उल्टे पैर पर सुराख कर दिया था। क्या कहा था तुमने? मुझे मेरे भाई के जिस्मानी अजाब भेजोगे? अब बताओ, अगली गोली तुम्हारे जिस्म के किस हिस्से पर मारूँ? ना ना नहीं, प्लीज़ मत मारना। मैं करता हूँ फ़ोन, मैं फ़ोन करता हूँ। 2 मिनट लगे थे। नज़ीर हुसैन ने नंबर मिलाकर कराची में बैठे अपने कारिंदों को हारिस को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। वो लोग हारिस को लेकर रेंजर्स की बजाय एदी सेंटर पर छोड़ गए थे। वहाँ पर एदी सेंटर के वर्कर से ताशफिन की बात करवा दी। आपके पास जो शख्स है, क्या आप इससे मेरी बात करवा सकते हैं? वो बात करने की हालत में तब ना, वो तो हमस का नूत की में, लबों पर पपड़ियाँ जमी हुई हैं। ना जाने शख्स को कितनी बुरी हालत में रखा गया। प्लीज़ आप इसको किसी अस्पताल में दाखिल करवा दें। अगले चंद घंटों तक मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा। ताशफिन ने मजीद हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। नज़ीर हुसैन का फ़ोन लेकर तोड़ा और इससे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर इसकी शर्ट के साथ बांध दिए। इस दौरान वो दहाइयाँ देता रहा कि मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा भाई मिल गया, अब मुझे भी जाने दो। ताशफिन ने जैसे कान बंद कर लिए, गाड़ी की चाबी निकालकर बाजू बुलंद करके इर्द गिर्द खड़ी फसल के खेत में दूर फेंक दी। नज़ीर हुसैन के रोने का आवाज़ इसके पीछे करती रही, मगर जब तक वो मेन रोड तक आया सब आवाज़ें मर गई। बस के इंतज़ार में खड़ा था। जब असद का नंबर मिला, असद ने छूटते ही पूछा, हेलो ब्रो, किधर हो? तुम अस्पताल में भी नहीं हो? अस्पताल के जिक्र पर दिल पर जमी उदासी की तह मजीद क्यारी होगी। धीमे से बोला, मैंने नज़ीर हुसैन को उठा लिया। इस वक्त वो यहाँ फ़िरोज़पुर के पास खेतों में रो रहा है और हारिस को कराची मेडी सेंटर वालों के हवाले किया गया है। मुझे आज ही जल्द अज जल्द कराची जाना होगा। हारिस की हालत नॉर्मल है, इसको तबी अमदाद की अशद ज़रूरत है। मुझे जाकर इसको यहाँ लाना होगा। तुम अस्पताल पहुँचो, मैं और हसीब कराची चले जाते हैं। नहीं यार, तुम्हें मजीद कितनी जहमत हो। भाभी का ऑपरेशन होना, गोली कंधे के पास लगी है। आखिरी दफ़ा जब फारिस से बात हुई तो वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि भाभी का फ़ोन नहीं रुक रहा। तुम कराची का काम मुझ पर छोड़ दो और ख़ुद अस्पताल का रुख करो। चलो ठीक है, मैं अस्पताल जाता हूँ। कांपते हाथों से कॉल काटी और फ़ोन जेब में डाल दिया।
दिल डूब रहा था और मुसलसल डूबता ही जा रहा था। बस तो ना ही पहले एक मज़दा आ गया। ताशफन ने बाजू का इशारा देकर रुकने का इशारा दिया। मज़दा थोड़ा आगे जाकर रुका। बड़े बड़े ढक फटते पहुँचकर मज़दे में सवार हो गए, जो पहले से ही सवारियों के साथ खचाखच भरा हुआ था। शायद दर्रा तक का सफ़र इसने खड़े होकर किया। ऐसे क्यों बैठे जैसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग हार गए हो। अब्बू जी मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। इसरार अहमद ने आज तक इसको यूँ बिखरते नहीं देखा था। यूँ लग रहा था कि जैसे किसी भी पल बच्चों की तरह रो देगा। ताशफन यार हिम्मत से काम लो, जुगन को कुछ नहीं होगा। अब्बू जी मुझे यूँ लग रहा है जैसे मेरे गिर्द ऑक्सीजन कम हो गया, किसी भी पल दम घुटने से मर जाऊंगा। वो कुर्सी पर आगे को यूँ झुक कर बैठा हुआ था कि दोनों कोहनियाँ टांगों पर जमाकर दोनों हाथों के प्याले में सर रखा हुआ था। इसरार अहमद अपनी व्हीलचेयर इसके करीब की और इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली के बोल बोलना चाह रहे थे, जब वो एकदम सर उठाकर अपनी शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख होती नजरें इन पर जमाकर बोला, मैंने इसका दिल तोड़ा, इसका मान तोड़ चुका हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना वो मुझे मेरी माफ़ी मांगने का मौका दिए बगैर मुझे छोड़ दे। इतनी मायूसी अच्छी नहीं है। हाँ खून बहुत बह गया, मगर गोली किसी खतरनाक जगह पर नहीं लगी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अब्बू जी अंदर वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इसके जिस्म में दो जानें पल रही हैं। इन नन्हे वजूदों की रगों में मेरा खून भी है। आपके ताशफैन का खून है अब्बू जी। आपने ही कहा था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में वैसे कबूल होती है जैसे अंबिया की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में कबूल होती है। अब्बू जी मैं आपका बड़ा ही नाफरमान बेटा हूँ। आपकी दी तरबियत की लाज ना रख पाया। आपने कहा बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिनों में अफजल वो है जिसका इखलाक आला हो, और फिर इनमें वो बेहतरीन मज़ीद अब बेहतर है जो अपनी बीवी के हक़ में मेहरबानी और मोहब्बत का मामला करने वाले हैं। अब्बू जी मैं आपका पढ़ाया हुआ हर सबक भूल गया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं ही इसके लिए तकलीफ़ का बायस बना। पर अब्बू जी फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप अल्लाह वाले हैं। सुबह शाम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से आपकी ज़ुबान तर रहती है। अब्बू जी अपने इतने ताल्लुक़ और करब वाले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि वो ताशफैन को माफ़ कर दे। मुझे मेरी नादानियों की इतनी बड़ी सज़ा ना मिले अब्बू जी। मुझे तो इन लम्हात में एहसास हुआ कि मैं बड़ा ही कमज़ोर इंसान हूँ। अब्बू जी अपने भाइयों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था। बाप की खातिर हम मुश्किल को झेल सकता हूँ, पर इस औरत की तकलीफ़ पर मेरा दिल टुकड़े हो रहा है। अपनी औलाद पर आ जाती देखकर मेरे सारी ताकत निचड़ रही है। अपना ज़ाहिर सेहतमंद तवाना वजूद मुझे मिट्टी का ढेर महसूस हो रहा है। खुद को संभालो, जाओ सुबह का वक्त है, सुन्नतों से पहले जाकर 2 नफल पढ़ो। अपनी अर्जियाँ माल को मुख्तार के सामने खुद भी रखो, वो खाली नहीं मोड़ता। जिन्हें खाली लौटाता भी है तो इसके पीछे मसलत होती है। वो कारसाज है, करीम और मेहरबान है। इसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है। हम आज जो नाकिस लोग रहम की भीख भी मांग सकते हैं, वो नवाजते तो क्या हैरत होगी। जाओ शाबाश, जाकर मांगो। कली छड़ के टुर गया माही, पा गया विच फिकरा, पाटी लहर पुरानी वांगू। टंग गया विच ककरा, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, डगर ते दिन गया मुहम्मद, ओड़क नू डुब जाना। घर मुर्शद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा मिलिए। वो एमरजेंसी वार्ड के सामने से हटने को तैयार नहीं था, वहीं वॉशरूम से वजू करके खिड़की के पास काबा को रुक करके खड़ा हो गया। जब ताशफन की आंख से पहला कतरा टूटकर मार्बल की चमकती सतह पर गिरा, हसीब के बराबर बैठी इसकी सांस की हिचकी बन गई। इस लड़के को अपनी बेटी के काबिल नहीं गर्दानती थी। आज वही ताशफन इतनी ऊंची जगह पर बैठा नजर आ रहा था कि इनको खुद पे शर्म आ रही थी कि इसके सामने कैसे इतना बुरा रवैया क्यों रखा। हम सारे में शर्म आनी है। कॉरिडोर के एंड पर कमरा नंबर 13 से अलमास बरामद हुई। आज इसकी शाल में गरूर नाम को भी ना था। करीब आने पर इसने दुपट्टे के ऊपर ओढ़ी अपनी गर्म चादर अपने ऊपर से उतारकर ताशफन के सामने बिछा दी, ताकि इसका माथा फर्श पर ना लगे। बस जब अपने पर बुरा वक्त आता तो फिर अल्लाह पाक बड़े बड़ों को सीधा कर देते हैं। जिस शख्स से हमेशा खार खाई, जिसको नीचे दिखाने का कोई मौका कभी हाथ से न जाने दिया, जिसकी आज़ादी ज़िंदगी में इसकी वजह से तूफान आया, इसी शख्स ने इसके घर की खुशहाली बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करती वो जाकर खिड़की के पास खड़ी होगी, जिसकी दूसरी जानिब गहरे पर्दे थे और इन पर्दों के पीछे इसकी बहन मौजूद थी। ठंडे शीशे की सतह पर अपनी जलती हथेलियां रखकर वो सरापा दुआ बनी हुई थी। अल्लाह पाक जुगन को वापस कर दे, मैं अपने ज़मीन के बोझ तले मर जाऊंगी। या अल्लाह भी इसने खुशियाँ देखनी है, प्लीज़ इसको कुछ ना हो। वो पिछले 24 घंटों से इंतहाई निगहदाश्त में थी। इसको अब तक 5 खून की बोतलें दी जा चुकी थी। मुसलसल खूनावर दवाओं के जरिए से रखा गया था। डॉक्टर्स पर उम्मीद थे कि वो अगले 24 घंटों में बेहतरी की जानिब आएगी। तुम खुद को मेरा शौहर मानते हो, इतना कुछ हो गया और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया किसी ने। मैं यहाँ हर एक से पूछ पूछ कर पागल हो रही हूँ कि पहले तो सिर्फ लड़का भागा था, वो भी शादी से पहले। इस दफ़ा तो उसकी पूरी फैमिली भाग गई है। हाय मामू जी से मुझे ये उम्मीद ना थी। बेचारे हारिस भाई अब कैसे, गजब खुदा का, किसी न्यूज़ चैनल पर इस हवाले से एक हेडलाइन तक नहीं चली। कैसा अंधेर मचा हुआ, वो भी मेरे अपने शहर में, हमारी नाक के नीचे। तुम बोलना बंद करो कि ये मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगाऊं। और बताने ना बताने का होश किसको था। यहाँ तो सब कुछ इतनी देरी से और इतना गैर यकीनी तौर पर हो रहा है कि जैसे जहन दिमाग माउफ था।
अब भी जो सबसे बुरी खबर है वो तुम्हें बताने आया हूँ, बल्कि साथ ले जाने आया हूँ। जो भी है जल्दी भगतो, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। जुगन आपा कल से आईसीयू में है। निकी को लगा समाज का धोखा है। अभी 3 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। आईसीयू, तुम मजाक कर रहे हो? मुखालिफ पार्टी ने घर पर फायरिंग करवाई थी, आपा को गोली लग गई थी। कल ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई, मगर इनका खून बहुत बह गया। कुछ इनकी अर्ली प्रेगनेंसी को लेकर पेचीदगी हुई। ऊपर से 2 तलाकों की वजह से जिस दिमागी प्रेशर में पिछले कुछ अरसे से चली आ रही हैं, सब चीज़ों ने मिलकर उनको खतरे में धकेल दिया। डॉक्टर कहते हैं दुआ करें इंशाल्लाह लौट आएंगी। निगी बाकायदा रोने लगी। मेरी बहन की आजमाइशें कब ख़त्म होंगी? अल्लाह पाक ने उसको माँ बनने की इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, और साथ ही एक नया इम्तिहान। अल्लाह उसको अपनी अमान में रखे। मुझे इसके पास लेकर चलो। वहाँ भी आपा से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो भी चाहता बस बाहर बैठ कर आ जाता। ताशफी ने सबको घर भेज दिया और वो अकेला ही आपा के पास है। तो फिर मुझे कहाँ लेकर जाने को आए हो? हारिस की तरफ। हारिस भाई की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर इसको अभी कुछ अर्सा अपने पास रखना चाहते थे, मगर वो जिद करके घर आ गए। पहले से बेहतर हो रहा है, बस इसको अच्छी खुराक और घर वालों की कंपनी की ज़रूरत है। अलमास भाभी इसका बहुत ख्याल कर रही हैं। अब्बू सारा दिन इसके पास मौजूद होते हैं। वो अब्बू को एक पल भी अपने कमरे से कहीं जाने नहीं दे रहा। अब्बू यहाँ वहाँ की बातों से इसका दिल बहलाते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हारिस हमसे किसी किस्म की माफ़ी मांगे। जिस दिन इसको होश आया था, अब्बू का हाथ पकड़ कर न जाने क्या क्या बोलकर माफ़िया मांगता रहा। कहता मेरे भाइयों ने मुझे ख़रीद लिया, इनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ तो कम है। मैंने कहा भाई तेरी जान हमारे लिए बड़ी कीमती है, तो बस जल्दी से ठीक हो। और इस आदमी का क्या बना जिसने ये सब किया? वो कहीं गायब हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गायब किया गया। जिस होटल में वो आखिरी दफ़ा नजर आया वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, लिहाजा किसी के पास कोई हतमी खबर नहीं। ताशफिन के साथ होने वाली नज़ीर हुसैन की गुफ्तगू जो कि एक फ़ोन कॉल की है, जिस फ़ोन कॉल में नज़ीर हुसैन ने तावान का मुतालबा किया था, वो ऑडियो उसके भतीजे यानी बशारत हुसैन के बेटे को सुना दी गई है, जिस पर वो गुस्से से पागल हो रहा है, मगर अभी तक पुलिस की तहवील में ही है। ताशफिन की जगह जिस एसपी को तैनात किया गया था, वो एसपी नज़ीर हुसैन के गायब होते ही इस्तीफ़ा देकर चला गया। इसको अपनी फिक्र पड़ गई है। महकमे ने ताशफिन के तबादले के ऑर्डर कैंसिल करते हुए इसकी नौकरी बहाल कर दी है, क्योंकि नए एसपी के खिलाफ बहुत सी शिकायतें मौसूल हुई हैं। जहाँ वो अपनी पहले नौकरी करते थे, वहाँ भी इसने नज़ीर हुसैन जैसे कुछ और लोगों के लिए बहुत ही गैर कानूनी काम सिर्फ पैसे के लिए किए हुए हैं। एक NGO ने सोशल मीडिया पर पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ पूरी कंपेन चलाई हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जा रही है कि वो खुद इन बातों का नोटिस लेकर पुलिस को राह रास्त पर लाने के लिए सख्त इक़दाम करें। हम लोग 3 दिन मुसीबत में गिरफ्तार हैं और सबके पीछे पुलिस इन्वॉल्व थी। मुजरिम की पुष्टपनाही करती है, अदालत में केस चलता है तो पुलिस की रिपोर्ट पे है, और पुलिस आपकी इतनी गंदी रिपोर्ट देती है कि आप सालों बस खबर होते रहें, कहीं कुछ सुनवाई नहीं होगी। और पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसने तगड़ी पार्टी से पैसा पकड़ा होता है, या फिर नौकरी किसी ने दिलवाई होती है। यही सब चल रहा है। जो चौधरी असलम मरहूम या ताशफिन जैसे ईमानदार ऑफिसर आ जाए इनकी राह में तो यूं ही रोए अटकाए जाते हैं। अब शाहरुख की फैमिली का क्या होगा? शाहरुख की बहन को ताशफिन ने जो हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र अपने साथ ही रखा हुआ था। अब भी वो हारिस की तरफ ही। अरमास भाभी इतनी परेशान थी, इनको अपना होश नहीं था। इस दौरान अनम ही बच्चों का ख्याल करती रही है। खाना वगैरह बनवा लेती थी, किसी को खिला दिया, किसी ने नहीं खाया। अब डर ख़त्म हो गया। इसके वालिदैन वापस अपने घर मुंतकिल हो गए। मेरा ख्याल है अनम बहन भी जुगन के बेहतर होते ही चली जाएगी, पर वो सबके साथ रचबस सी गई है। अब लगता नहीं कि वो कोई कह रहा है, अपनी बहन जैसी लगती है। इतनी टेढ़ी नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं, कह रहा हूँ अपनी बहन है। और वैसे भी अभी मेरा नया नया निकाह हुआ, बीवी मिलेगी तो 4 दिन इसके सिवा बाकी सारी दुनिया फीकी लगने वाली है। ऊपर से जालिम के हाथ में गज़ब का जायका है। अगले चंद साल में सिर्फ इसी के गिर चक्कर काटने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इन चंद सालों के बाद भी जो ज़राफ़े जैसी गर्दन उठाकर कहीं इधर उधर देखा था ना, तो दीदे फोड़ दूंगी। जानते नहीं हो तुम मुझे, जितना अच्छा खाना बनाती हूँ इतनी ही अच्छी हड्डियाँ पीसती हूँ। जाने मन क्यों अपने आप को बीबी कम और हॉरर मूवी की ज़ॉम्बी ज़्यादा साबित करने पर तुली हुई हो। क्या जुगन ताशु भाई को वापस अपना लेगी? ये ताशमन जाने और इसकी बीवी। पूरे 2 घंटे से मैं स्टार अहमद का फैमिली का खबरनामा पढ़ रहा हूँ। अब बच्चे को इसके दिल की बात भी कह लेने दो। क्या सारी उम्र यूं ही दूसरों के फड्डों में उलझा कर मारोगी? लो भला, इसमें मेरा क्या कसूर? जो बातें तुम्हारे मुंह पे जचती हैं वही सुनना पसंद करूँगी ना। यानी तुम्हारी तारीफ मेरी ज़ुबान पर अच्छी नहीं लगती? अब मेरा ये मतलब भी नहीं है। फिर और क्या मतलब है? मुझे एक गाना याद आ रहा है, होगा कोई तुम्हारे जैसा फटीचर गाना, पता नहीं यार। ये गाना PTV पर आया करता था। बोल पता क्या क्या है? हाय अल्लाह, अब ये मेरे कानों के कीड़े निकाले बगैर नहीं रुकने वाला। सुनो तो सही। सिंगर कहता है, गड्डी आ गई टेशन ते छीमो नज़र ना आवे। हो गड्डी आ गई टेशन ते ओते पर छीमो नज़र ना आवे। अख फड़क दी जावे रब्बा, अख फड़क दी जावे। हाय छीमो हाय छीमो हाय छीमो। गाने के बोल पर वो दोनों जो हंसना शुरू हुए तो एक दूसरे को देखकर हंस कर लोटपोट हो गए। एक ही हंसी जरा रुकती तो दूसरे से आंख मिलते ही फिर फवारा छूट जाता। बारिश दूर पिटने में वैसे बड़ा क्यों पता नहीं केड़े जमाने का गाना काट के गाया छीमो वाला। जुगन ने आंखें खोली तो सारा कमरा इसके पसंदीदा लोगों से भरा हुआ था। आज डॉक्टर ने इसको बिल्कुल खतरे से बाहर करार दिया था। इसी खुशी में सारी फैमिली वहाँ पे जमा थी।
इसके डैडी तो क्या, मम्मी के चेहरे पे भी इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी, वो अपने हाथों से मुसम्मित छील छील कर इसरार अहमद के सामने रखी प्लेट में डाल रही थी। बहन जी बस मेरे लिए मजीद ना काटे, बच्चों को दे, मैंने ज़्यादा खाया तो बेआराम रहूँगा। इसरार भाई आप क्या समझते हैं, मैंने नोट नहीं किया, आप चिड़िया के बराबर खाते हैं, और ये इतने से चावल और ऊपर चंद कतरे सालन के और आधी चपाती से ही आपका पेट भर जाता है। इतना कम तो डाइटिंग वाली आवाम भी नहीं खाती जितनी एहतियात से आप खाते हैं। बस बहन किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता हूँ। ये ना हो कि मेरे ज़्यादा दफ़ा वॉशरूम का चक्कर लगाने से मेरी औलाद को उलझन हो, जान छुड़ाने पे आ जाए। ओ हेलो सर जी, ब्रेक पर पैर रखें, स्पीड ब्रेक का भी किसी शय का नाम है यार। आपका जो चीज़ चाहे खाएं, आप खाएं, हम किस लिए हैं? अगर अपने बाप की ज़रूरियात का भी ख्याल न रख पाए तो हम पर लानत है। फारिस का गैर संजीदा अंदाज एकदम संजीदा हुआ। इसरार अहमद की आंखें एहसास तशक्कुर से नम होंगी। जुगन किसको ढूंढ रही हो? निगी के सवाल पर इसने खाली सी नज़र निगी पर डालकर सरनफी में लाया। किसी को भी तो नहीं। झूठ नहीं बोल सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। अनम जो जुगन के बालों को बड़ी आहिस्ते और एहतियात के साथ ब्रश कर रही थी, धीमे से बोली, जुगन आपा, आपको पता है जितना वक्त आप आईसीयू में रही हैं ना, ताशफन भाई ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, खाना तक ज़बरदस्ती खिलाते रहे। इसके दिल में शिकवा है। हाँ, नज़र आ रहा है किस कदर परेशान रहा होगा। घर के सारे अफराद जमा और वो आए, कॉफ़ी पी पी कर उन्होंने अपने मैदे का सत्यानाश तो मार ही लिया होना। दिन में 20 से 21 कप खाली करते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलसल जाग कर आपके पास बैठ सकें। हाँ, सोई हुई थी तो मेरे पास बैठा, अब जागी तो चला कि मुझे बहलाने के लिए अच्छे बहाने गढ़ रखे। अलमास शहर को उठाए इसके पास आई। जुगन ने नज़रों का रुख मोड़ लिया। अलमास बोलना शुरू हुई तो गले में आंसुओं का फंदा अटक गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। मैं सारी उम्र अपने स्टेटस और अपनी हाई क्लास दोस्तों को पूछती रही, अपने शोहर की फैमिली को हमेशा हकीर तसव्वुर किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गरूर की बहुत बड़ी सज़ा दी है। मेरी सारी उम्र की रिश्तेदारियाँ हेलो हाई कोई भी मेरे काम नहीं है, सवाए इनके जिनको मैंने हमेशा डिग्रेड किया। नए नए तरीक़ों से इनकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला। इसी घर के अफराद ने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी आते हैं जब आपकी दौलत भी आपके काम नहीं आती। मैं कब्र तक वो रात नहीं भूल सकती जुगन। मेरे बच्चों को मुझसे अलग रखा गया और मुझे सारी रात इनके रोने की आवाज़ें आती रही और मैं कुछ भी ना कर पाई। बेबसी से रस्सियों में बंधी अपना तमाशा देखती रही। अगर ताशफिन वहाँ ना आता तो इस सूरत में हमारा क्या बनता था, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। इसरार अंकल और लड़कों से माफ़ी मांग चुकी। इन लोगों का बड़ापन देखो कि मैंने भी पूरी तरह अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया कि इन लोगों ने मुझे हाथों से थाम कर अपनाइत का एहसास दिया और बोले, अरे भाभी कैसी माफ़ी, भूल जाओ सब। तुमने उनको पहचान लिया जुगन, मैं ना पहचान सकी। मैंने ज़िद में आकर तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा। जुगन मुझे माफ़ करो या ना करो, प्लीज़ ताशफिन को मत छोड़ना। वो तुम्हारे बगैर उदास बैठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फ़ौरन गुस्से में आ जाने वाला मेरा भाई तुम्हारे लिए जायनमाज़ पर खड़ा होकर रोता रहा है। वो इतना जवान मर्द बिल्कुल एक बच्चा मालूम हो रहा था। प्लीज़ जुगन, पुराने सब ज़ख्म भूल कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। मम्मी डैडी को तुम्हारे और ताशफिन के मामले का इल्म नहीं है। मैं इसी दिन घर आते ही अपने मसले में उलझ गई, इनको बताने का मौका ही नहीं मिला। मम्मी कहती हैं हारिस हमारा बड़ा अच्छा बच्चा है, मगर ताशफिन तो ताशफिन है। अलमास ने झुककर इसकी पेशानी चूमी। मैं घर चलती हूँ, हारिस अभी ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, तन्हाई में बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अनम के अम्मी अब्बू इनके पास मौजूद हैं, इसलिए हम सब लोग तुम्हें मिलने आ गए। अब घर पे मुलाकात होगी। डॉक्टर कह रहा था कि 1-2 दिन में छुट्टी दे देंगे। और हाँ, बार बार दरवाजे को देखना बंद करो, वो कहीं गया होगा तो दरवाजे से अंदर आएगा ना। इसी कमरे में मौजूद है, वो सामने बेड पर देखो, सरता पैर लपेटे वही पड़ा हुआ है। नींद न लेने से इसकी आंखों के गिर्द हल्के उभर आए थे। फारिस ने इसकी कॉफ़ी वाले कप में नींद की गोली डालकर इसको पिलाई है, इसी के ज़ेरे असर सो रहा है। जुगन ने गर्दन मोड़कर देखा, वाकई ऊपर पड़े कंबल में खुद को अच्छी तरह लपेटे पड़ा हुआ था। जुगन को कुछ सुकून हुआ। आधे घंटे बाद सभी रवाना हो गए। फारिस और निकी रुके हुए थे क्योंकि पुप्पी खुद तो हारिस की खैरियत मालूम करने इनके घर चली गई थी और फारिस को गम हुआ कि निकी कुछ घर छोड़ा, इसकी भाभी घर पर अकेली है। जुगन जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर एक साथ 2 वलीमे होंगे, क्योंकि कल मामू कह रहे थे कि ताशफिन और जुगन का वलीमा भी निगी और फारिस के वलीमे के साथ ही करूँगा। वाह वाह क्या मज़ा आएगा। जुगन एक दफ़ा फिर दुल्हन बनेगी, पहली दफ़ा तो हम लोग शामिल नहीं थे, इसलिए अल्लाह पाक ने फ़ैसला फरमाया होगा। इनको दोबारा चांस ज़रूर देना चाहिए। जुगन जवाबन बस मुस्कुरा ही से कि इसकी समझ में ना कि क्या कहे। अब मैं इसको घर छोड़ कर आता हूँ, आप भी अब आराम करें। ताशफिन ने करवट बदली और एक आंख खोलकर देखने पर कमरे से दूसरे एंड पर जुगन को अपनी जानिब देखता पाया। ताशफिन को अपना ख्वाब लगा, वैसे भी वो अब ख्वाबों की दुनिया में कहीं भाग रहा था। दूसरी दफ़ा नज़र पड़ी तब भी वैसा ही सीन मिला। जुगन की निगाहों का मरकज़ ताशफिन था। ताशफिन के लब ज़रा सा फैलाए, इसने उंगली के इशारे से इसको अपनी तरफ बुलाया। जवाब में जुगन ने भी इसका अमल दोहराया। ताशफिन की आंखों में हैरत उभरी। कोहनी के बल उठकर बैठ के आंखों से नींद भगाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे ये नज़र आ रहा है कि तुम जाग रही हो और मुझे बुला रही हो, क्या ये हकीकत है या कोई ख्वाब? वो धीरे से बोली, वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ इंटरेस्टिंग। वो विजिटर बेड से उतर आया। जुगन की नज़र में सलसल इसी पर टिकी हुई थी, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बाल, सरवटों भरा लिबास, चेहरे के पुरसकून तासरात। वो आकर इसके बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बाजू बेड पर रखे और सीधे हाथ की उंगली से जुगन के चेहरे पर आए बाल पीछे किए। कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा। दोनों हाथों के प्याले में चेहरा भरे हुए मासूमियत से पूछा था।
दूसरे लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं? जुगन की मुस्कुराहट हल्की सी नमूदार होकर छुप गई। बहुत अच्छा, दैट्स अ रिलीफ। मैं बहुत घबरा गया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें गोली लगी थी। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें बालकनी वगैरह में निकलने ना देता। मगर मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। इस सूरत में तुम मेरा ख्याल कैसे रखते? मैं तुम्हें मना लेता। मैं ना मानती तो? हमारे लिए एक दूसरे से जुदा होना आसान नहीं है जुगन। बात यह है कि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो वो छोटी से छोटी ठेस लगने से भी टूट जाता है। रिश्ते में दम हो तो तब भी ज़िंदगी की ऊंची नीची राहों पर टूटे बगैर चल जा सकता है। अच्छा, अब अपनी सफाई इस तरह पेश करोगे? नहीं, सफाई नहीं दे रहा, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा बाई चांस हमारे रिश्ते टूटने से बच गए तो अगली दफ़ा तुम फिर से अपना गुस्सा निकालने बैठ जाओ। वो हंसते हुए बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वक्त आएगा। क्यों? वो इसलिए कि जिस हस्ती के सबब गुस्सा है आजकल उनसे दोस्ती चल रही है। बड़ी बात है। हो सकता है मेरे जले दिल के फफोले फोड़ने के बाद कुछ गैरत आई हो। तुमने बहुत गलत बात की थी। बच्चों की आमद की खुशी भी तुमने वो बात कह के बदमज़ा कर दी। हाँ, वैसे तो तुमने ढोल बजाकर खुशी मनानी थी। खैर, अगर हालात साजगार होते मैं ना सही तुम्हारे बच्चे तो जरूर ढोल बजाकर खुशी मनाते। आखिर इनकी मुराद भर आई। बेचारों की अर्जियाँ डाली हुई थी। इन्होंने तो एक ज़ैनब की फरमाइश की थी, मगर यहाँ तो दो का सीन है। ताशविन एक दफ़ा फिर हंसा। चलो अच्छा है ना, दो होंगे तो लड़ाई नहीं होगी कि कौन इसको पहले उठाएगा। एक दो वक्त में दो लोग खुशी से बच्चे को उठा लिया करेंगे। शर्म तो नहीं आ रही? आज तक मैंने किसी बाप को शर्माते नहीं देखा, फिर मैं क्यों शर्माऊँ? मैंने सुना कि जनाब बहुत परेशान हो गए थे कि कहीं बीवी निब न माना जाए। हाँ यार, अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी गृहस्थी चली थी। एकदम से सब खत्म होता देखा हर जी शोर घबराता है। अच्छा, बस गृहस्थी खत्म होने का दुख था, बीवी के बिछड़ने का नहीं? अब क्या चाह रही हो? मैं अपनी हालत लफ्ज़ों में बयान करूँ? साथ एक अदर रोमांटिक गाना सुनाऊँ? नहीं, हालत नज़र आ रही है। आंखों के गिर्द हल्के शेव, परसों का पहना लिबास, और जहाँ तक रही गानों की बात, गाने तो जनाब बड़े रोमांटिक सुनते हैं। जी, क्योंकि जनाब इंसान होते हैं। इंसान बहुत थका हुआ लग रहा है। मेरा ख्याल है इंसान को भी मज़ीद थोड़ा और आराम करना चाहिए। ताशफा ने जमाई लेते हुए कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। मानता हूँ कि कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई, पर इतनी गहरी नींद में भी क्या कि 4-5 घंटे सोने के बाद भी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही। वो इसलिए कि फारिस ने आपकी कॉफ़ी में नींद की गोलियाँ डाली थी? नहीं। जुगन ने इसकी तरदीद पर सरस पात में हिलाया। बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है। मैं चाहता था जब तुम होश में मैं तुम्हारे पास हूँ। जुगन ने इसके गाल से हिलाए डिम्पल पे उंगली रखी। हाँ, पास तो थे। क्या वजह सो रहे थे? ताशविन के लब फैल गए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? हम माँ बाप बनने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए तो मैं कह सकता हूँ कि तुम एक बेहतरीन माँ साबित होने वाली हो, क्योंकि तुम्हें दूसरों से मोहब्बत करना आता है। तुम अपनों को जकड़ लेती हो। कोई भी तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। अलबत्ता अपने लिए मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। मैं अच्छा शौहर नहीं साबित हो सका, ना जाने बाप कैसे बनता हूँ। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए कि हम में से वालिदैन के फ़राइज़ ज़्यादा अहसन तरीके से कौन निभाएगा। हमें बस अपने बड़ों को फॉलो करना होगा। जैसे इसरार अब्बू ने अपने बेटों को परवरिश की, तुम भी बिल्कुल इन जैसे बनोगे। जहाँ मैं भटक जाऊँ वहाँ तुम मुझे संभाल लेना, और जहाँ तुम पटरी से उतरने लगो वहाँ मैं तुम्हें जगा दूँगी। ताशविन एकदम से संजीदा हो गया। बड़ी गहराई तक जुगन की आंखों में देखता चला गया। जुगन अपने हाथ से ताशविन के लबों को मुस्कुराहट के अंदाज में फैला रही थी, मगर वो यूं ही संजीदा रहा। क्या हुआ है? ताशविन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर इस पर अपने लब रखे, फिर जुगन का हाथ दिल पर रखा। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और अना और मसलहत के बादल उतरते इस एक सवाल ने मुझे बहुत बेकरार किया कि क्या होता जो इस दिन तुम बर वक्त मुझे थप्पड़ मारकर होश ना दिलाती। मैं तो अपनी खुशियाँ निकल गया था। लोग कहते हैं एक औरत क्या मिल गई, एक औरत क्या कई मिल सकती हैं मगर मैं कहता हूँ हर किसी के साथ दिल तो नहीं मिलता ना। दिल तो इसके साथ मिला जिसके साथ मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई थी। वही मेरे लिए दुनिया की बेहतरीन औरत है, जो आने वाले कल में मेरे बच्चों की माँ है। मैं बहुत बुरा इंसान थी जुगन, मगर यह हकीकत है कि तुम मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत हो, और मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जुगन के लब मुस्कुराए। इसने ताशविन का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ खींचा। जब ताशविन का चेहरा एन जुगन के चेहरे के पास आया तो जुगन ने इसके लबों को छूकर सरगोशी की। प्यारे तो तब भी लगते जब गुस्से में भरे फिरते, पर जालिम इंसान यूँ मासूमियत से बोलते, क़यामत लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र न लग जाए। ताशविन ने तासुब से गैफी में सर हिलाए मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बड़ी फ्लर्ट हो, मुझे चारों शाने चत कर दिया, फिर भी बाज नहीं आ रही हूँ। जुगन हंसती चली गई और बोली, एसपी मैंने एक एक हर्फ सच कहा है। हाय, मैं हैरान होती कैसे किसी को कोई इतना अच्छा लग सकता है जितने अच्छे तुम मुझे लगते हो। जितनी दफ़ा देखती हूँ नए सिरे से क्रश आता है। वो जानता था वो झूठ नहीं कह रही, क्योंकि ज़ुबान से झूठ बोला जा सकता, मगर आंखें तो धोखा नहीं देती। वो उसको जब जब देखती थी पागलों की तरह अपना आप भी भूल जाती थी। इसलिए अगर वो मुंह पे बोलकर इस बात का इकरार ना भी करती तो वो इसके हाल से वाकिफ़ था। ताशविन ने दिल में अज़म किया कि अब वो कभी भी इस औरत की आंख में आने वाले किसी दुख का आंसू का सबब नहीं बनेगा। शुक्र है पैचअप हो गया, सारा कुछ हो गया। जुगन के दो नन्हे मुन्ने फरिश्ते इधर उधर से खींच नोच कर अपनी अपनी तरफ मतवजा करने के अनथक चतन में लगे हुए थे। वो दोनों को बारी बारी यह तरतीब से अपने मुतालबात पेश करने के लिए शेर खुआरी के दौरान किसी तरह मजबूर नहीं कर सकती थी। बस बेहाल होकर कभी एक को संभालती तो कभी दूसरे को घरकती।
निकी जितनी देर इसके साथ रहती तो इसे कुछ सहारा रहता, मगर इसके इधर उधर होने के दौरान अगर एक उठता तो दूसरे को भी साथ उठाकर जुगन को इम्तिहान में डाल देते। जुगन तो वैसे भी एक भरे पूरे खानदान की मुतमईनी थी, मगर अपने देवर और निकी की खिदमत इतनी ममनून हो रही थी कि वो अभी से निकी के लिए खुशियों भरे लम्हात की दुआएं मांग रही थी, ताकि वो भी वक्त आने पर इसकी खिदमतों का कुछ कर्ज उतार सके। जुगन को जब पता चला कि हकाम आला ने पूरी तरह से ताशफिन की जरूरत पड़ने पर सरपरस्ती और मदद की थी, तो वो भी इस मनसफाना निज़ाम की तकवीत के लिए ताशफिन का वक्त बे वक्त बाहर रहना और ख़तरात के खात्मे की कोशिश करना मंजूर कर गई थी। अब जितनी देर ताशफिन घर पर रहता वो इसे इसरार साहब अपने देवरों और इन दोनों छोटे फरिश्तों से जी भर कर मसरूफ़ रखती। फिर इसकी मुलाजमत पर जाने के बाद मुल्क मिल्लत के अमन के लिए इसकी कामयाबी और खैरियत से वापसी की दुआ करती। जुगन अब अपनी बड़ी बहन की उम्र भर ना मिलने वाली मोहब्बत को जी भर कर वसूल कर रही थी, अपनी भांजी और भांजे पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही थी। इसरार साहब अल्लाह के इस वादे की तस्दीक देख रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में साबित कदमी दिखाने वाले पुरअज़म मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से अजर और आसानी इस करीम का सच्चा वादा है। खाना कब तक मिलेगा, आज की तारीख में मिलेगा भी, उम्मीद छोड़ दूँ। निगी ने अपने शौहर की दहाई तीसरी दफ़ा सुनी तो बर्तन वहीं रखकर इसरार अहमद के साथ किसी ज़रूरी मामले पर बात करते ताशफिन के पास आकर बोली, मैंने क्या कहा था, आपको कुछ याद है? ताशफिन ने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा, कब, क्या? जब आपने अपने भाई से मेरे रिश्ते की बात की थी, मैंने कहा था ना कि ये मुझे किचन में जलाकर मारेगा, दिन रात खाने बनवाएगा। आपने कहा था टेंशन ना लो, खानसामा रखवा दूंगा। मैं पूछती हूँ कि आदमी शादी से पहले अपने सारे काम खुद करता था, घर का झाड़ू पोछा भी लगाता था, अपने क्या सारे घर के लिए खाना पकाता था। अब ये मुझ पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे मैं इसकी तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। देखो दीवानी औरत, क्या कभी मैंने तुम्हारी तनख्वाह देने में कोताही की है? और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे आने से पहले मैं इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारियां भी सरअंजाम देता रहूं। ऐसी मोहब्बत की तो ढूंढने से भी मिसाल नहीं मिलती। सारे मोहल्ले की लड़कियां तुम्हारी सीट देखकर आगे बढ़ती हैं, एक तुम हो जिसको अंदाज़ा नहीं है फारिस इसरार की बीवी की क्या वैल्यू है। 2 साल रुक जाओ, लोग कहा करेंगे वो देखे गुलाबी सुर्खी लेकर जो औरत जा रही है ना, वो जो जदीद मॉडल की गाड़ी से निकली, वो फारिस इसरार की बीवी है। हाँ, फारिस इसरार गुड़ियाँ लूटने वाले की बीवी हूँ। तुम सदा की बदज़ोक हो। अब्बू जी भला बताएं, इंसान की छड़े छांड से एक बीवी वाला होने के ओहदे पर तरक्की हो जाए तो भला इससे क्या तरक्की होगी? फिर भी आपके बेटे की कोई इज्जत नहीं है। निगी ने उसको आंखें दिखाई और वापस किचन में चली गई। ताशफिन ने फारिस को सर के इशारे से पूछा, हाँ जी, तो बीवी को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने देना है कि नहीं? भाई ये बंदा क्या करे जब उसको अपनी बीवी की जलाली शक्ल बड़ी पसंद हो। दूसरा, जब ये गुस्से में होती है तो इसको काम बड़ा बहुत नहीं पड़ता है। अब देखिएगा हारिस और भाभी के आने से पहले ही सब कुछ तैयार हो चुका होगा। ये हसीब लोग अभी तक नहीं आए। बॉस अब्बास जब तक अपनी पूरी क्लास के सब बच्चों को तरतीब से रोक रोक कर अपनी भतीजी ज़ैनब से नहीं मिलवा देगा, तब तक भूल जाएं कि इनकी वापसी घर पर होगी। तभी बाहर बैलू भी फारिस दरवाज़ा खोलने गया। माहा और शहरियार ने एक साथ इस पर हमला किया। वो इनके सामने हारने की एक्टिंग करता वहीं फर्श पर लेट गया। उफ अल्लाह, ये इतने ताकतवर बच्चे कहाँ से आ गए जिन्होंने मुझ जैसे सुपरमैन को यूँ आसानी से गिरा दिया? इनका पता करो किस पिंड के हैं, किस शहर के हैं। दोनों बच्चों के कह के घर की रौनक में इजाफा कर गए थे। अलमास ने हाल में आते ही बाआवाज़ बुलंद सलाम की। सबने गर्म जोशी से इसके सलाम का जवाब दिया। वो आकर इसरार अहमद के सामने झुकी, मैंने शक्कत से इसके सर पर हाथ फेरा, फिर वो वहीं इनके पास ही बैठ गई। अब्बू जी, मैं आज बाजार गई हुई थी, मुझे वहाँ ये चादर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैं इसे आपके लिए ख़रीद लाई। अलमास ने ब्राउन रंग की प्योर वुल की चादर खोलकर इसरार अहमद के गिर्द फैलाकर देते हुए कहा, जिस पर इन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए समझाया भी, बेटी हर दफ़ा तुम इसी तरह के बहाने बनाकर मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद लाती हो। मुझे तुम्हारा दिया हर तोहफा अजीज़ होता है, पर बेटा तोहफे तोहफ़ तो कभी कभार खास मौके पर अच्छे लगते हैं। तुम इतने ज़्यादा पैसे मुझ पर मत खर्च किया करो, अपने लिए खरीदो फक्त करो। तुम लोगों का वक्त है ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने का, मैं तो बीमार आदमी हूँ। ऐसे मत बोलें, अल्लाह आपकी उम्र दराज करें, आपके दम से इस घर में रौनक है। मैं आऊँ तो जिस दिन आप घर पर नहीं होते, चाहे मस्जिद तक ही गए हो, घर पर आराम से लगता है। क्यों ताशफिन, मैं सच कह रही हूँ ना, इसमें क्या शक है? अबू जी के बगैर ये घर मुकम्मल ही नहीं है। इसने उठकर इसरार अहमद की पेशानी चूमी और आगे बढ़ गया। तभी हारिस और जुगन लोग पहुंचे। अब्बास ने गोल मटोल से ज़ैनब को उठाया हुआ था, जिसकी चची ने इसकी छोटी छोटी गोल कलाइयों पर चूड़ियाँ पहनाई हुई थी। कानों तक आते सिल्की बालों पर छोटे छोटे क्लिप लगा रखे थे। ज़ैनब की घर में बड़ी वैल्यू थी, मगर अब्बास ने तो जैसे इसको अडॉप्ट किया हुआ था। कभी कोई बात होती तो धड़ल्ले से कहता, ज़ैनब सिर्फ मेरी बहन है। मैंने उसको अल्लाह ताला से दुआएं मांग कर लिया। और 9 माह की ज़ैनब को भी आवाज़ की इतनी पहचान थी कि वो बस कहीं नज़र आ जाए सही, ज़ैनब इसी वक्त दोनों बाजू उठाकर शोर मचा देती कि मुझे फ़ौरन उठा लो। अगर ज़ैनब ताशफिन छोटे चाचा की लाडली थी, तो अबाद ताशफिन अपने बड़े चाचाओं का शिगिर्द था। रोब से सबकी गोद में चढ़कर बैठता। जब भी ताशफिन को नींद से उठाना था, जुगन या कोई बात को इसके पास बेड पर बिठाता। वो बाल खींचने से काम शुरू करता, फिर मुक्के पड़ते हुए इख्तिताम दांत काटने पे होता। कभी जब वो ज़्यादा थका हुआ होता तो बात को बेड पे अपने बराबर से उठाकर नीचे बिठा दिया करता। हर वीकेंड की तरह इस दफ़ा भी इसरार अहमद की सारी औलाद एक छत के नीचे जमा थी। डिनर पर हाल में दस्तरखान बिछाकर इधर ही सब खाना खा रहे थे। पप्पी भी मौजूद थी, जिनको मुखातिब करते हुए इसरार अहमद बोले, आपा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, सोच रहा हूँ हसीब की खुशी भी देख ही लूँ।
अपना नाम सुनकर हसीब के कान खड़े हुए, जिस पर इसके बड़े भाइयों ने इसका खूब रिकॉर्ड लगाया। जबकि फूफी बोली, अगर तुमने जिक्र किया तो यकीनन लड़की भी देख रखी होगी, क्योंकि बिना मकसद तुम बात नहीं करते हो। इसरार अहमद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ लड़की तो मेरी नज़र में है, अब न जाने बच्चों को मेरी बात पसंद आती है या नहीं, मगर मैंने अनम को हसीब के लिए मांगने का सोचा, बड़ी अच्छी सूझी भी बच्ची है। जुगन फट से बोली, हाय अब्बू जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, अनम लाखों में एक लड़की है। इतना खुश ना हो, न जाने वो लोग अपने शेबी साहब को रिश्ता देते भी हैं या नहीं। अलमास बोली, इसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ताशवन अनम का भाई है, और जो ताशवन कहेगा आंटी अंकल कभी इनकार नहीं करेंगे, वो तो उसको पीरों की तरह पूछते हैं। आखिर इसी की खुशी से जिनके बेटे को इंसाफ मिला। इसरार अहमद ने फ़ख्र से अपनी औलाद को देखा, दिल ही दिल में सबकी नज़र उतारी और अपने रब का शुक्र अदा किया। बेशक इस दुनिया में नेक फितरत औलाद इस इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और इसरार अहमद को ये नेमत मैसर है। ख़त्म शुद्ध जी। तो यहाँ पे गाइस ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ख़त्म हो गया। लेकिन यार इसको ना एंड पे ना राइटर को वो देना चाहिए था, इसका नाम ताशवन और जुगन का एक सीन होना चाहिए था एंड पे। चलो कोई नहीं, मर्जी राइटर साहबा की, लेकिन जो भी था बहुत कमाल का नावल था। और डायलॉग डिलीवरी बड़ी मज़े की होती है। नीरम रियासत के नावल के डायलॉग्स बड़े कमाल होते हैं। तो मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है जो हमने पढ़ा। ये इस वीक में हमने 6 डेज़ में 6 एपिसोड है ना इसकी। हाँ, तो आज ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अपनी राय का तफसीली इज़हार कीजिएगा, आपको ये नावल कैसा लगा। तो इंशाल्लाह बाकी कल मिलेंगे एक नए नावल के साथ। तो कल अभी मेरा ख्याल है कि 12 बजे के बाद ही अपलोड होगा। तो मेरे बच्चे की बर्थडे शुरू हो जाएगी, तो मेरी तरफ से पहले मेरे बच्चे को सब मिलके बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे हुरब, अल्लाह पाक मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे, और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। मेरे बेटे की ये है जी 5th वाली बर्थडे है। हाँ जी, 5th वाली बर्थडे है हुरब की। तो आप सब ने इसको विश करना है। बाकी इंशाल्लाह कल वाले भी विश करेंगे। और उस बर्थडे है जी, एक और बर्थडे है कल सनी आपी की बर्थडे है, जिनकी फरमाइश पे मैं पिछले कुछ दिनों से नावल पढ़ रही थी, उनकी भी बर्थडे है कल। तो सनी आपी आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपके भी नसीब अच्छे करे, आपको ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो अभी ये है 27 नवंबर को इनकी बर्थडेज़ हैं। बाकी कल थोड़ा सा विश कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इजाज़त दें।